निमेश के कमरे में सिमरन ने सिद्धांत को सुला दिया और फिर उठकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपनी ज्वेलरी निकालने लगी। तभी निमेश ने पीछे से आकर उसे बाहों में ले लिया। सिमरन के चेहरे पर क्यूट सी मुस्कुराहट आ गई। कब से इंतजार कर रहा था कि शादी के प्रोग्राम खत्म और तुम मेरे पास मेरी बाहों में आओ, निमेश ने उसकी बॉडी से ज्वेलरी को निकालते हुए कहा। अच्छा जी, इतनी बेचैनी हो रही थी? सिम्मी ने ड्रेसिंग में ही उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, हो रही थी ना। और क्यों नहीं होगी, प्यार करता हूं तुम्हें बेहद प्यार। तुम्हारे और सिद्धांत के आने से जिंदगी में बेहद खूबसूरती आ गई है। एक ठहराव आ गया है और अब बस लगता है कि और कुछ भी नहीं चाहिए, निमेश ने कहा तो सिमरन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हारा कभी दिल नहीं करता कि खुद की भी कोई औलाद हो? तुम हमेशा यही कहते हो जब से सिद्धांत आया है कि अब तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, सिमरन ने पूछा। तो यह मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कहता सिम्मी, मैं दिल से कहता हूं। तुम आ गई जिंदगी में और सिद्धांत जैसा बच्चा मिल गया तो अब कुछ भी नहीं चाहिए। और यह सब तुम्हारे मन में है कि सिद्धांत मेरा बेटा नहीं है, मेरे मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निमेश ने कहा और सिमरन से दूर होने लगा। अगले ही पर सिमरन ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस अपने करीब कर लिया। जानती हूं मैं तुम्हारे मन में बिल्कुल भी नहीं है और तुम सिद्धांत को बहुत प्यार करते हो। बस हर बार तुम बोलते हो ना, इसलिए मैंने कह दिया क्योंकि एक पत्नी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी दूं, सिम्मी बोली। ऐसा कुछ भी नहीं है सिम्मी, और मुझे दूसरा बच्चा वाकई में नहीं चाहिए। सिद्धांत मेरे लिए काफी है और यह मैं ना ही किसी एहसान में कह रहा हूं और ना ही महान बनने के लिए कह रहा हूं। मुझे सच में नहीं लगता कि सिद्धांत के अलावा किसी और की हमारी लाइफ में कोई ज़रूरत है, और यह अपने मन से बिल्कुल भी निकाल दो कि तुम मुझे मेरा बच्चा दोगी तो ही मैं तुम्हें प्यार करूंगा या तो ही तुम्हारी मेरी लाइफ में वैल्यू होगी। तुमने मुझे बच्चा दिया सिम्मी, हमारा सिद्ध, और ये मेरा ही बच्चा है, इसलिए अपने मन में बिल्कुल भी कुछ मत रखो और मैं चाहता भी नहीं हूं कि हमारा कोई दूसरा बच्चा हो और कल को जाने अनजाने मुझसे दोनों के प्रति प्यार में, व्यवहार में या किसी भी चीज़ में कोई ऊपर नीचे हो या कोई अंतर आए, निमेश बोला। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है निमेश कि अगर एक और बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारा व्यवहार सिद्धांत के लिए बदल जाएगा या तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा? मैं जानती हूं तुम्हें बहुत अच्छे से कि तुम्हारे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आएगा और तुम्हारा प्यार सिद्धांत के लिए हमेशा ऐसे ही रहेगा। इनफैक्ट सिद्धांत को तुम हमेशा ज्यादा प्यार करोगे दूसरे बच्चे से भी, सिमरन ने कहा। जब इतना जानती हो तो और इतना जान लो कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है अब तुम्हारे और सिद्धांत के अलावा, और बार बार इस बात को कहकर मुझे हर्ट मत किया करो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें अभी मुझ पर विश्वास नहीं है, निमेश ने कहा तो सिमरन उसके सीने से लग गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम पर तो खुद से ज्यादा विश्वास है, हर इंसान से ज्यादा विश्वास है, और बहुत प्यार करने लगी हूं मैं भी तुम्हें। यह साल जो हमने साथ बिताया है, यह मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत समय है। तुम्हें गलत समझने का या तुम पर शक करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। सिमरन ने कहा। तो बस और कुछ भी नहीं सोचो। हमारा परिवार पूरा हो चुका है, मैं, तुम और हमारा बेटा, इसके अलावा और किसी की कोई जरूरत नहीं है, निमेश ने उसके चेहरे को हथेलियां में लेकर कहा। थैंक यू सो मच, सिम्मी बोली। फॉर व्हाट? निमेश ने कहा। मुझे इतना प्यार करने के लिए, और मेरे लिए भी तुम्हारे प्यार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे प्यार के आगे और हमारे परिवार से बढ़कर कभी कुछ भी नहीं होगा। और मुझे भी अब और कुछ नहीं चाहिए, सिम्मी ने कहा। निमेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने सिमरन के गालों को किस कर दिया। सिमरन के चेहरे पर लालिमा छाने लगी। अगले हफ्ते के सिडनी के टिकट्स कराए हैं मैंने, निमेश बोला तो सिम्मी ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। हम शादी के बाद कहीं नहीं गए न, इसलिए एक स्वीट रोमांटिक ट्रिप तो बनती है न, और अब सिद्ध भी थोड़ा बड़ा हो गया है तो ट्रेवलिंग मैनेज की जा सकती है, निमेश बोला। सिमरन ने शर्मा के नजर झुका ली। आज इतने महीना बाद भी जब भी तुम्हारे करीब आता हूं तुम ऐसे ही शर्माने लगती हो, और जब ऐसे शर्माती हो ना तो बहुत क्यूट लगती हो, निमेश ने कहा और फिर सिमरन को अपनी बाहों में उठाया और बेड की तरफ चल दिया। सिमरन ने भी उसके गले में बाहें लपेट ली। निमेश ने लाइट ऑफ की और उसके करीब आ गया। आनंद के कमरे में आनंद अपने लैपटॉप पर किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी था।
2-3 दिन शादी में निकल गए थे और उसकी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी डॉक्टर के साथ और वह अटेंड नहीं कर पाया था तो अभी उन्हीं में उलझा हुआ था। नंदिता ने रेवा को सुला दिया और फिर आनंद का वेट करने लगी पर आनंद लगातार मीटिंग में बिजी था तो नंदिता का मुंह बन गया। अजीब है डॉक्टर साहब, वैसे तो हर समय कहते रहते हैं कि मैं इन्हें मौका नहीं दे रही, इनके करीब नहीं आ रही, और अभी जब से रेवा को सुलाकर उनका इंतजार कर रही हूं तो इनका काम ही खत्म नहीं हो रहा है, नंदिता ने कहा और आनंद की तरफ चल दी। आनंद ने नंदिता को देखा जो कि खूबसूरत सी नाइटी पहने और हल्का मेकअप किए आंखें सिकोड़ उसी को देख रही थी। आनंद के चेहरे पर उसे देख स्माइल आई और वह वापस से लैपटॉप में देखने लगा। नंदिता ने उसे गुस्से से देखा और फिर पैर पटकती हुई अंदर आकर बेड पर लेट गई। आनंद की आंखें सिकुड़ गई पर अगले ही पल चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से मीटिंग खत्म की और लैपटॉप साइड में रखा और नंदिता की तरफ बढ़ गया। नंदिता जो कि रेवांशी की तरफ चेहरा करके लेटी हुई थी पर अभी जाग रही थी लेकिन आनंद से नाराज हो चुकी थी तो उसकी तरफ नहीं देखा। आनंद उसके पास आया और पीछे से उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। हटिए डॉक्टर साहब, जाइए अपना काम कीजिए, आपको तो बस काम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, नंदिता ने कहा। अपना काम ही तो कर रहा हूं और यह शिकायत तुम कर रही हो, आनंद बोला। हाँ मैं कर रही हूं और कोई दिखाई दे रहा है क्या आपको? कब से आपका वेट कर रही हूं। आपके इसलिए खास तैयार भी हुई, आपकी लाई ये ड्रेस भी पहनी पर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जाइए उन्हीं डॉक्टर के साथ माथा पच्ची कीजिए, मुझसे दूर रहिए, मुझे नींद आ रही है, नंदू बोली। मेरे अरमानों को हवा देकर इस तरीके से तुम नहीं सो पाओगी नंदू, आनंद ने उसे अपनी तरफ घुमाकर कहा तो नंदू ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। और आपके अरमानों का ही ख्याल था इसीलिए रेवा को सुलाया जल्दी और फिर जब से आपका इंतजार कर रही हूं कहीं रेवा फिर से न जाग जाए, इस फिक्र में पर आप हो कि आपको कोई परवाह ही नहीं है। बीवी तैयार होकर खुद से पहल कर रही है, आपका इंतजार कर रही है पर आपके पास तो समय ही नहीं है अपने डॉक्टर और मीटिंग और अस्पताल से, नंदिता ने कहा। कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो मुझे मेरी नंदू और मेरी रेवा से दूर ले जाए। मेरी पहली प्रायोरिटी तुम और मेरी रेवा है, समझी। बाकी 3-4 दिन से काम नहीं किया, अस्पताल नहीं गया तो कई सारे केसज पेंडिंग हो गए थे, उन्हीं को बस स्टाफ से डिस्कशन कर रहा था, ऐसा कुछ खास काम नहीं है, कल हॉस्पिटल जाकर देख लूंगा, आनंद ने कहा। नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया। आनंद ने उसके गाल से हाथ लगाया। बस भी करो नंदू, कितनी नाराज होगी अब, आनंद बोला। नहीं मैं नाराज नहीं हूं डॉक्टर साहब, नंदू ने कहा। फिर क्या बात है, आनंद ने उसके चेहरे को देखा। कुछ भी तो नहीं। अच्छा मूड ठीक करो। बहुत ही अपीलिंग लग रही हो, ये गुस्सा इस समय सूट नहीं कर रहा, आनंद ने कहा तो नंदू ने उसकी तरफ देखा। मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम आज मुझ पर मेहरबानी करके प्यार की बरसात करने के मूड में हो। बट आई लाइक इट, आनंद ने उसको और करीब खींचते हुए कहा। नंदू ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसके सीने से लग गई। आप न बहुत अच्छे हो डॉक्टर साहब, हर बात में मेरा ख्याल रखते हैं, तो बस मैं भी सोचा कि अब बहुत लंबा टाइम हो गया और मुझे भी आपका ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी और मैं पूरी तरीके से ठीक हूं, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, नहीं फिजिकल नहीं मेंटल, नंदू बोली। जानता हूं मैं, आनंद ने कहा और उसके बालों से क्लिचर निकाल के उसके बालों को खोल दिया और उसमें अपनी उंगलियों को फंसा दिया। सब पता है नंदू मुझे भी समझ में आता है कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो। डिलीवरी हुए भी काफी टाइम हो गया है। बस मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, इसलिए तुम पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला। तुम पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली फिट हो जाओ, उसके बाद इन सब के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ जब नई नई शादी होती है तो एक अलग ही खुमार होता है, पर अब मुझे सबसे पहले तुम्हार और रेवा की हेल्थ की चिंता होती है, उसके बाद कुछ और डॉट। आनंद ने उसके माथे को चूमकर कहा तो नंदिता ने अपनी बाहों का घेरा उसकी पीठ पर कस दिया। हाँ डॉक्टर साहब मैं सब समझती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, नंदिता ने कहा और फिर आनंद की आंखों में देखा। आनंद ने उसकी पलकों पर अपने होंठ रख दिए और नंदिता की पलकें बंद हो गई। आई लव यू नंदू, आनंद ने कहा और उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया।
दोनों ही एक दूसरे की नज़दीकी में खोने लगे और आनंद के हाथ उसकी नाइटी की नोट पर आया। उसके साथ ही आनंद के हाथ और उसके होंठ बेकाबू हो उठे तो वही नंदिता भी उसका साथ देने लगी। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से समा गए। कुछ समय बाद नंदिता आनंद के सीने पर सिर रखे हुए थी और आनंद ने उसे ब्लैंकेट से कवर कर खुद के सीने से लगाया हुआ था और वो हौले हौले उसके बालों में उंगलियां फिर रहा था। तुम ठीक हो नंदू? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ हुई हो या कुछ और तकलीफ? आनंद ने कहा। नंदिता ने उसके सीने पर हल्के से किस किया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखा। कोई तकलीफ नहीं हुई डॉक्टर साहब, और अब कोई तकलीफ होगी भी नहीं। आपने जो मेरी हार्ट प्रॉब्लम थी वह ठीक कर दी है। फिर आपके मन में इतना डाउट क्यों होता है? नंदू बोली। पता नहीं, बस डर लगता है। पहले मैं समझ नहीं पाया था कि तुम्हारी थकान का कारण इतना बड़ा होगा। मैं तुम्हें किसी भी हाल में हर्ट नहीं कर सकता और न खो सकता हूं नंदू, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा मैं, आनंद ने कहा। और ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम दोनों का साथ बहुत लंबा रहेगा और अभी तो इस सफर की शुरुआत है डॉक्टर साहब, अभी तो हमें बहुत आगे तक साथ चलना है, नंदू बोली। बिल्कुल, और तुम कभी भी मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, समझी तुम? आनंद ने कहा। बिल्कुल नहीं, नंदिता बोली। तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए कितनी खास बन गई हो नंदू। अब मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम तक सिमट कर रह गई है, इसके अलावा मुझे और किसी का ख्याल नहीं रहता। अपनी खुद की भी परवाह नहीं रहती, पर समय यह लगता है कि तुम ठीक रहो और रेवा ठीक रहे, फिर मैं खुद सही रहूंगा, आनंद बोला। और आप भी ठीक रहो, क्योंकि जिस तरीके से आपके लिए मैं जरूरी हूं, मेरे लिए आपका साथ और आपका प्यार जरूरी है डॉक्टर साहब। आप जिंदगी है मेरी, और मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूं, नंदिता ने कहा तो आनंद ने उसे वापस से अपनी बाहों में घेर लिया और फिर आंखें बंद कर ली। तभी रेवा के रोने की आवाज आने लगी तो नंदू और आनंद ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा उठे। प्लीज 5 मिनट संभाल लीजिए रेवा को, तब तक मैं, नंदिता ने कहा तो आनंद ने रेवा को गोद में उठा लिया। नंदिता ने अपने कपड़े समेटे और वॉशरूम में चली गई। 10 मिनट बाद आकर उसने रेवा को अपनी गोद में ले लिया और उसे वापस से सुलाने लगी। आनंद मुस्कुराते हुए इन दोनों को देखता रहा। यह पल उसे सबसे ज्यादा सुकून देते थे जब रेवा और नंदिता एक साथ होते थे और रेवा नंदिता को अपने सीने से लगाकर सुलाने की कोशिश करती थी। आनंद ने इस पल को तुरंत अपने कमरे में कैद कर लिया और फिर बिस्तर पर जा गिरा। नंदिता ने रेवा को बिस्तर पर सुलाया और फिर वापस से आनंद के सीने पर सिर रख लिया और आनंद ने उसके चारों ओर अपनी बाहों का घेरा कस लिया। कुछ देर में दोनों गहरी नींद में चले गए। शशांक का घर। नेहा को विदा करके और सारा कुछ समेत शशांक, रूबी और मिस्टर रायचंद घर वापस आ गए। शादी की 2-3 दिन की थकान थी तो घर पर आने के बाद तीनों ने डिनर किया और आराम करने चले गए। सुबह के समय जब शशांक की नींद खुली तो नजर अपने बाजू में सोई रूबी पर गई। शशांक हाथ की टेक लगाकर रूबी को देखने लगा, जिसके चेहरे पर इस समय दुनिया जहां की मासूमियत पसरी थी। हालांकि पिछले कई दिनों से शादी के प्रोग्राम में उलझी रूबी काफी थक गई थी और उसके चेहरे पर थकान भी दिख रही थी, पर उसके बावजूद एक सुकून था। शशांक उसके करीब आया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। रूबी ने आंखें खोलकर देखा और फिर शशांक के सीने से लग गई। सुबह हो गई है, उठना नहीं है क्या? शशांक ने कहा। नहीं ना, प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना। बहुत थकान हो रही है, रूबी बोली। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत थकान हो रही है। सारा काम तुमने अकेले ही तो संभाला है। अब हमारे घर में कोई दूसरी लेडीज तो है नहीं जो तुम्हारी हेल्प करती, और नेहा की तो खुद की शादी थी तो मुझे समझ में आता है कि तुम्हें कितना थकान हो गई होगी, शशांक ने कहा। अब घर मेरा है तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। और ठीक है ना, सब अच्छे से हो गया शशांक, अब टेंशन फ्री हूं मैं। बस अब नेहा और अर्नव भैया हमेशा खुश रहें, रूबी ने कहा। शशांक ने उसके गाल से हाथ लगाया। रूबी ने उसकी तरफ देखा। और यह सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने उन दोनों के रिश्ते को सुधारने की कोशिश की और बाकी नंदिता दीदी ने, वरना मेरा तो दिमाग एक समय में बहुत ही ज्यादा खराब था कि मैंने कुछ सोचना समझना ही छोड़ दिया था, शशांक बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, आप करें या मैं करूं, बात एक है।
बस नेहा और अर्नव भैया खुश रहे साथ रहे तो हमें और क्या चाहिए, रूबी बोली। एक बात बताओ, कहीं घूमने चलना है? शशांक ने कहा तो रूबी ने आंख में बड़ी करके उसे देखा। मतलब कहाँ चलने का सोच रहे हैं आप? रूबी बोली। कहीं भी। यही समझ लो कि सेकंड हनीमून, शशांक बोला। इतनी जल्दी? अभी तो गए थे। खैर आप हनीमून को छोड़िए और कम पर ध्यान दीजिए। पहले हमारी शादी थी, फिर नेहा की शादी, कितने दिनों से ऑफिस पर ध्यान नहीं दिया है आपने। अब आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, इस तरीके से काम करेंगे तो लॉस हो जाएगा बहुत। रूबी ने कहा। ओके बाबा, पर एक शर्त पर। शशांक ने कहा। क्या? रूबी बोली। कि तुम भी मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करोगी और मेरे साथ रहा करोगी वहां भी, शशांक बोला। रूबी ने उसकी तरफ देखा। ऑफिस में अब मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, और फिर तुम भी घर में बैठे बैठे क्या करोगी? घर में तो हर काम के लिए सर्वेंट है। तुम पढ़ी लिखी हो, टैलेंटेड हो, तो तुम्हें बिजनेस में मेरे साथ आना चाहिए। शशांक ने कहा। ठीक है, अगर आपकी ऐसी मर्जी है तो मैं कल से आपके साथ ऑफिस चलूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूबी बोली। कल से नहीं, एक दो दिन रुक कर चलना। एक दो दिन तुम कंप्लीट रेस्ट ले लो, अभी शादी की भाग दौड़ में बहुत ज्यादा थकान हो गई है। थकान तुम्हारे चेहरे से दिख रही है। स्पा लो, थोड़ा रिलैक्स करो। शशांक ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है शशांक, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं अब अगले हफ्ते से ज्वाइन कर लूंगी, एक हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं। मम्मी से भी मिल के आ जाऊंगी, रूबी बोली। दैट्स गुड, शशांक ने कहा और फिर रूबी के चेहरे के ऊपर झुक गया। क्या कर रहे हैं शशांक इस टाइम, मतलब सुबह हो गई है, रूबी बोली। हाँ पता है मुझे कि सुबह हो गई है, पर अपनी वाइफ को प्यार करते समय ये सब नहीं देखते। और प्यार के लिए कोई टाइम थोड़ी ना फिक्स है। और वैसे भी पिछले एक हफ्ते से लगातार तुम काम में और शादी की तैयारी में बिजी हो। अभी तो जाकर मौका मिला है थोड़ा प्यार मोहब्बत करने का, और प्लीज अभी मत रोको मुझे रूबी, शशांक ने प्यार से कहा तो रूबी ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और उसके सीने से लग गई। आनंद का कमरा। महीनों बाद एक दूजे के फिर से इतने करीब आकर आनंद और नंदू के दिल में भी सुकून उतर आया था। आनंद तो गहरी नींद में चला गया, पर नंदू रेवा के कारण बीच बीच में जगती रही थी। सुबह जब आनंद की नींद खुली तो देखा नंदू रेवा को गोद में लिए बैठे बैठे सो रही है। आनंद ने रेवा को धीमे से उठाकर बेड पर सुलाया और नंदू को धीमे से सीधा कर दिया। रेवा, नंदू नींद में बोली। डोंट वरी, तुम रेस्ट करो, मैं देखता हूं, आनंद ने नंदू का सिर थपक के कहा तो नंदू वापस सो गई। आनंद ने रेवा के लिए बॉटल रेडी की और उसे गोद में ले फीड कराया, फिर उसका रात का डायपर चेंज किया और उसे ले जाकर संध्या को दे दिया और खुद फ्रेश होकर जिम चला गया। वापस आया तो देखा नंदू अब भी सो रही है। बहुत थका देती है रेवा इसे, आनंद ने खुद से कहा और फिर वॉशरूम में चला गया। जब तक वो बाहर आया नंदू भी उठा गई थी। रेवा कहाँ है डॉक्टर साहब? नंदू ने पूछा। उसकी दादी माँ के पास, और फिक्र मत करो, अब से रोज वो सुबह मम्मी के पास रहेगी ताकि तुम रेस्ट कर सको, आनंद ने कहा। ठीक है, नंदू बोली और वॉशरूम में चली गई। अर्नव का कमरा। सुबह सुबह अर्नव की नींद खुली तो देखा कि नेहा उसके पास में नहीं है। अब यह इतनी सुबह उठकर कहाँ चली गई? अर्नव ने खुद से ही कहा तो और उठकर बैठ गया, तभी नेहा वॉशरूम से निकली। ब्लू कलर के फ्लोर लेंथ सूट के साथ पिंक कलर का दुपट्टा पहने, गीले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। गुड मॉर्निंग, नेहा ने अर्नव के पास आकर कहा। ऐसा सूखा सूखा गुड मॉर्निंग कौन करता है? और गुड मॉर्निंग तो तब होता जब मेरी नींद खुलती है और तुम मुझे मेरी बाहों में होती। पर तुम तो उठकर ही चली गई अपने हस्बैंड को छोड़कर, अपने हस्बैंड की परवाह नहीं, अर्नव बोला और नेहा को वही लिटा उसके ऊपर आ गया। अपने हस्बैंड की भी परवाह है मुझे, और साथ ही साथ फैमिली के बाकी लोगों की भी। टाइम देखो 8 बज गए हैं, और नंदू ने मुझे कल ही बता दिया था कि दादी माँ पूजा करती हैं, उस टाइम पर नीचे आ जाना है। अभी तुम्हारा तो चल जाएगा क्योंकि तुम्हारी सबको आदत होगी, तुम तो रोज ही लेट उठते होंगे, पर मैं तो इतना लेट नहीं कर सकती ना, नेहा बोली और उठने लगी। एक मॉर्निंग किस तो दे दो प्लीज, अर्नव ने कहा और नेहा के चेहरे पर झुक गया। बस अब हटो भी,
नेहा ने उसे हटाया और ड्रेसिंग के सामने आकर तैयार होने लगी। हाउ अनरोमांटिक यार, अर्नव उठकर बोला और नेहा को पीछे से बाहों में लेकर उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका लिया। अब इसमें अनरोमांटिक वाली कौन सी बात है डियर हस्बैंड? आप भी उठ जाइए और रेडी हो जाइए और फिर नीचे चलते हैं। आज हमारी शादी के बाद पहला दिन है तो दोनों साथ में पूजा करेंगे, नेहा ने कहा। ठीक है चलो, वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का और इस रूम से बाहर निकलने का, पर कोई बात नहीं है, तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं, अर्नव ने कहा और फिर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर दोनों नीचे आए और सबका आशीर्वाद लिया। शोभना उस समय नंदिता के साथ पूजा कर रही थी और रेवा सूरज के पास थी, वह उसे प्यार से खिला रहे थे। सब लोग मंदिर के बाहर जाकर खड़े हो गए। शोभना ने नेहा से पूजन कराया और फिर सबने आरती की और उसके बाद अर्नव और नेहा ने दादी माँ के पैर छुए। खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, भगवान तुम दोनों को दुनिया भर की हर खुशी दे। शोभना ने ढेर सारे आशीर्वाद अर्नव और नेहा को दी और उसके बाद सब लोग नाश्ता करने के लिए आ गए। नंदिता, नेहा की रसोई पूजा करवा दो और उससे कुछ भी थोड़ा सा बनवा दो, संध्या ने कहा तो नंदिता नेहा को लेकर किचन में आई और उसकी रसोई पूजन करवा दिया। उसके बाद नेहा ने सबके लिए हलवा बनाया और फिर सब लोगों को अपने हाथ से खिलाया। सब ने नेहा को पहली रसोई का नेक दिया और फिर सब बैठकर वही हाल में बातचीत करने लगे। तभी नंदिता ने आनंद को इशारा किया तो आनंद ने अर्नव के हाथ में एक एनवेलप रख दिया। वाओ, हनीमून पैकेज, थैंक्स ब्रो। अर्नव ने खुश होकर आनंद की तरफ देखा। अर्नव का उतावलापन और बेचैनी देख सब हंसने लगे तो वहीं नेहा की गर्दन शर्म से झुक गई। हाँ भैया, तुम दोनों को हनीमून पैकेज, और मुझे पता है मेरा भाई कितना बेचैन और उतावला बना रहता है, इसलिए बिल्कुल भी देर नहीं कि आज शाम के ही टिकट से तुम जाओगे तो तैयारी कर लो, एंजॉय करो और यहाँ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आनंद ने कहा। हाँ बिल्कुल, वहाँ जाकर यहाँ की टेंशन क्यों लेंगे, यहाँ पर तो अपने निमेश बाबू है ना संभालने के लिए, अर्नव ने कहा। अगले हफ्ते मैं और सिमन भी जा रहे हैं सिडनी, निमेश बोला तो रूपाली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है, मैं तो खुद ही कहने वाली थी कि तुम और सिमन भी कहीं घूम आओ। तुम लोग को तो मौका ही नहीं मिला शादी के बाद जाने का, रूपाली बोली। हाँ तो अच्छा है ना, तुम अगले हफ्ते चले जाना, ऑफिस की चिंता बिल्कुल मत करो, हम दोनों भाई अभी इतने भी बुढ़े नहीं हुए हैं कि संभाल न सके, सूरज बोले। हाँ तुम लोग आराम से जाओ, ऑफिस की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं और भैया सब संभाल लेंगे। और मैं तो कहता हूँ आनंद, तुम और नंदिता भी कहीं घुमाओ, अब तो रेवा भी 2 महीने की हो गई है, तुम लोग आराम से जा सकते हो। अमृत ने कहा तो आनंद ने नंदिता की तरफ देखा। अभी नहीं चाचू, रेवा थोड़ी और बड़ी हो जाए फिर चले जाएंगे, और वैसे भी अभी यह दोनों जा रहे हैं, इन दोनों को जाने देते हैं, हम कुछ दिनों बाद प्लान कर लेंगे हम, आनंद ने कहा। हाँ जैसे तुम्हें ठीक लगे, पर बीच बीच में जाते रहना चाहिए, काम से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और कुछ समय फैमिली को देना चाहिए, एक रिफ्रेशमेंट आ जाता है, अमृत ने कहा। सबके रिफ्रेशमेंट की आपको फिक्र है, पर मुझे कभी भी घूमने नहीं ले जाते, परसेंट रूपाली ने शिकायत की तो अमृत में आंखें बड़ी करके उन्हें देखा। बाकी लोग भी उन दोनों को देखने लगे। हद करती है यार, इतना करने के बाद भी तुम शिकायत करोगी, ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी, अमृत की आंखें छोटी हो गई। मैं झूठ नहीं कहूं रही, आप ही बताइए कब लेकर गए हैं मुझे घुमाने के लिए। संध्या भाभी आप बताइए कब से आप और भैया और मैं और अमृत जी घूमने नहीं गए कहीं। इन लोगों का काम ही खत्म नहीं होता है, रूपाली बोली। इस बार बच्चों को घूम कर आ जाने दो, उसके बाद तुम्हें भी कहीं लेकर चलते हैं। बताओ कहाँ चलोगी? 4 धाम की यात्रा पर चले, या अमरनाथ यात्रा, या फिर वैष्णो माता के दर्शन करने, हम चारों चलते हैं, अमृत बोले। अरे मैं घूमने चलने की बात कर रही हूँ, यहाँ धार्मिक स्थल पर जाने की नहीं, रूपाली बोली। अब इस उम्र में तो हम लोग ऐसी ही जगह जाएंगे, कोई हनीमून पर तो नहीं जाएंगे ना, अमृत बोले तो रूपाली का चेहरा लाल हो गया। कुछ भी बोलते हो आप, आपसे तो बात करना ही बेकार है, रूपाली बोली और फिर वहां से चली गई। अरे मैं घूमने चलने की बात कर रही हूँ, यहाँ धार्मिक स्थल पर जाने की नहीं, रूपाली बोली। अब इस उम्र में तो हम लोग ऐसी ही जगह जाएंगे, कोई हनीमून पर तो नहीं जाएंगे ना,
अमृत बोले तो रूपाली का चेहरा लाल हो गया। कुछ भी बोलते हो आप? आपसे तो बात करना ही बेकार है, रूपाली बोली और फिर वहां से चली गई। क्यों बेवजह तंग करते रहते हो अमृत भैया उसे? मैं तो कह रही हूं बच्चों के आने के बाद आप और रूपाली भी कहीं घूम आओ। थोड़ा अच्छा लगेगा उसे भी और ज्यादा बाहर जाने की इच्छा नहीं है तो यही आसपास घूम कर आ जाए, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। वैसे भी आजकल थोड़ी परेशान और चिड़चिड़ी सी हो गई है रूपाली, संध्या बोली। उसकी परेशानी सिर्फ एक ही है भाभी और वह है मिताली की शादी। वह मिताली को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, पर इस तरीके से तो रिश्ता नहीं किया जा सकता ना भाभी। हम सब जानते हैं कि मिताली अभी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, अमृत बोले। नितिन के बारे में कुछ पता चला क्या बेटा? सूरज ने आनंद की तरफ देखकर कहा। नहीं पापा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैंने उसी एजेंट से भी बोला था जिसने मुझे नंदिता की खबर दी थी कि वह नितिन के बारे में कुछ पता करके बताएं, पर अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला है। देखिए 2-4 दिन में शायद कुछ पता चल जाए। वह बोल रहा था कि जल्दी ही कुछ खबर देगा, आनंद ने कहा। अब तो मुझे भी यही लगता है कि पता नहीं नितिन कभी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और रूपाली की इच्छा जो कि वह चाहती है कि मिताली का कन्यादान करें वह पूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मिताली अब तक किसी और से शादी के लिए तैयार नहीं है, अमृत बोले। पर इस तरीके से किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती है। अगर नितिन नहीं मिलता है तो हमें मिताली को समझाना तो होगा ही ना। शादी तो कभी ना कभी होगी और उसके लिए जरूरी है कि मिताली भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए कहीं और रिश्ते के लिए, संध्या बोली और फिर नंदिता की तरफ देखा। नंदिता बेटा, तुम मिताली से बात करने की कोशिश करो, अगर वह तैयार हो जाती है तो हम कहीं और रिश्ते की बात भी कर सकते हैं, संध्या ने कहा। जी मम्मी, मैं कोशिश करती हूं, नंदू बोली। तभी रूपाली वहां वापस से आ गई। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूं, रूपाली बोली। जानती हूं आप लोग मिताली की बात कर रहे हो। मिताली की मुझे भी फिक्र है और मैं भी यही चाहती हूं कि नितिन वापस आ जाए। हालांकि कि मिताली रेडी नहीं है, पर फिर भी मैंने एक दोस्त से रिश्ता बताने के लिए बोला था, रूपाली बोली तो सबने उसकी तरफ देखा। यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मिस्टर अभय सिंघानिया। कुछ महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उनके बड़े बेटे के लिए रिश्ते की बात की है मेरी दोस्त ने, और मिसेज सिंघानिया हम लोगों से मिलना चाहती हैं। अगर आप लोग बोलो तो मैं उन्हें आने के लिए इनवाइट कर दूं, रूपाली बोली। पर तरीके से मिताली से पूछे बिना, मिताली जब तक तैयार नहीं है तब तक के रिश्ते की बात करना ठीक रहेगा, अमृत ने कहा। पर अगर मिताली तैयार नहीं होगी तो क्या हम जिंदगी भर उसकी शादी नहीं करेंगे? हमें रिश्ते की बात तो करनी ही होगी ना। मिताली को फिर हम बाद में तैयार कर लेंगे अगर घर बार पसंद आता है तो, रूपाली बोली। आप फिर से वही गलती कर रही हो चाची, जो पहले की हमें पहले मिताली को तैयार करना होगा, उसके बाद ही हम रिश्ते की बात कर सकते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो मिताली पर गलत असर पड़ेगा और वह सोचेगी कि हम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और फिर से कहीं वह ना चली जाए, नंदिता बोली। पर मैं तो तैयार हूं उसकी नितिन से शादी के लिए, पर अब नितिन का ही कुछ अता पता नहीं है तो क्या करें? पर हम उसे जिंदगी भर तो नहीं रख सकते ना। मैं मानती हूं कि वह अभी तैयार नहीं है, पर लड़के वालों से मिलेगी, उनसे बातचीत करेगी तो शायद उसका नजरिया बदले, और अगर उसे लड़का पसंद आएगा तभी हम रिश्ते की बात करेंगे, जबरदस्ती तो शादी नहीं करेंगे ना, रूपाली बोली। फिर भी चाची, पहले मिताली को तैयार करना जरूरी है। पहले उससे बात कीजिए, उसे रेडी कीजिए लड़के वालों से मिलने के लिए, तभी किसी को इनवाइट कीजिए। इस तरीके से चीजें गलत डायरेक्शन में भी जा सकती हैं, आनंद बोला। हाँ चाची, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, पहले हमें मिताली को तैयार करना होगा, उसके बाद ही हम रिश्ते की बात कर सकते हैं, नंदिता बोली। ठीक है, तो यह जिम्मेदारी भी तुम्हें देती हूँ, मनाओ तुम मिताली को, 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ तुम्हें। 1 हफ्ते में उसे कम से कम इस बात के लिए तैयार कर लो कि वह लड़के से और लड़के के घर वालों से मिलने तैयार हो। अगर उसे सब कुछ सही लगेगा तो ही बात आगे होगी, और अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो रिश्ता नहीं होगा। किसी भी तरह की जबरदस्ती मैं मिताली के ऊपर नहीं करूंगी, पर यह भी नहीं है कि इतना अच्छा रिश्ता जो कि खुद आया है उसे ऐसे ही ठोकर मार दूं, रूपाली बोली। ठीक है चाची, मैं कोशिश करती हूँ मिताली से बात करने की, पर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस पर प्रेशर मत डालिएगा। अगर वह तैयार होगी तो ही रिश्ता होगा।
अगर वह तैयार नहीं होती है तो प्लीज जबरदस्ती मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम और दे सकते हैं ना उसे, नंदिता ने कहा। ठीक है, तुम्हारी बात मान रही हूं, पर प्लीज उसे कम से कम मिलने के लिए तैयार कर लो। मैं कह रहा हूं ना कि अगर उसे पसंद नहीं आएगा लड़का या उसका परिवार तो शादी नहीं होगी। अगर मिताली उन लोगों से मिलने के लिए तैयार हो जाती है तो इस बात के लिए तुम तैयार कर लो, बाकी मैं तुमसे खुद वादा करता हूं कि रिश्ता तभी होगा जब मिताली तैयार होगी। जबरदस्ती उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालेगा और मैं रूपाली को भी ऐसा नहीं करने दूंगा, अमृत ने कहा। ठीक है चाचा जी, मैं बात करती हूं, नंदिता ने कहा और फिर सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए। शाम को अर्नव और नेहा अपने हनीमून पर निकल गए तो वही बाकी लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त थे। नंदिता को समझ नहीं आ रहा था कि वह मिताली से क्या बात करें और कैसे बात करे, फिर भी वह अगले दिन हिम्मत करके मिताली के कमरे में आई। मिताली ने यहाँ पर आकर वापस से एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी और पूरा दिन उसका वही निकलता था। बस सुबह और शाम का ही टाइम रहता था जब वह घर में रहती थी और उसमें भी ज्यादातर टाइम वह अपने कमरे में बिताती थी या फिर कभी कभी रूपाली और सिमन के पास आकर बच्चों के साथ खेलती थी। मिताली तैयार हो रही हो ऑफिस जाने के लिए, नंदिता ने कमरे में आकर कहा। हाँ भाभी, आइए ना, अभी तो टाइम है, बस रेडी हो रही हूँ, मिताली ने कहा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, नंदू बोली। इतना सोचने की क्या जरूरत है, बोलिए, मिताली बोली तो नंदिता कमरे के अंदर आ गई और वहीं सोफे पर बैठ गई। बताइए भाभी, क्या बात है, क्या कहना चाह रही है आप? फिर से मम्मी ने भेजा है ना आपको मुझे समझने के लिए, मिताली ने कहा तो नंदिता ने उसे देखा। ऐसा मत सोचो कि मैं चाची जी के कारण यहाँ आई हूँ, मुझे खुद भी तुमसे बात करनी थी इसलिए आई हूँ, नंदिता ने कहा। हाँ कहिए भाभी, क्या कहना चाहती हैं, मिताली बोली। देखो मिताली, हम सब लोग अब तुम्हारे और नितिन के रिश्ते के लिए तैयार है, पर क्या करें, मजबूरी है, नितिन का कुछ भी पता नहीं चल रहा है और इस तरीके से किसी की यादों के सहारे तो जिंदगी नहीं बिताई जा सकती ना, नंदिता ने कहा। मिताली ने उसकी तरफ देखा। मैं जानती हूं तुम्हारे लिए नितिन और उसके साथ जुड़ा रिश्ता हर याद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी मम्मी पापा के बारे में भी सोचो। फिर नितिन का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है और तुम्हें इस तरीके से दुखी और उदास देखकर चाचा और चाची भी तकलीफ में है, नंदू बोली। हाँ तो ना रहे न तकलीफ में। मैंने तो नहीं कहा उनसे कि मेरे लिए तकलीफ सहे, मैं खुश हूं अपनी लाइफ में और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मिताली बोली। ऐसे नहीं होता है मिताली, जिंदगी ऐसे अकेले नहीं कटती है, कभी ना कभी तो जिंदगी में किसी हमसफर की, किसी साथी की जरूरत होगी ना, नंदू बोली। मुझे किसी की जरूरत नहीं है भाभी और ना ही कभी होगी। आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं। आप इतना मेरे बारे में मत सोचिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मिताली ने कहा। नहीं छोड़ सकती ना तुम्हें तुम्हारे हाल पर। तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह हो मिताली, और बस तुम्हारी भाभी और तुम्हारी बहन होने के नाते तुमसे कहना चाहती हूं कि जिंदगी को एक मौका दो, एक बार किसी और को अपनी जिंदगी में आने का मौका दो। कम से कम बात करने की कोशिश करो, नंदू बोली। मिताली ने नंदिता की तरफ देखा और गहरी सांस ली। भाभी सच कह रही, नितिन जाकर भी नहीं गया है मेरी जिंदगी से और मुझे किसी की जरूरत महसूस नहीं होती है। फिर नितिन की यादें ही मेरे लिए काफी है। मन ही नहीं करता किसी और से रिश्ता जोड़ने का, किसी और से बात करने का, मिताली ने कहा। समझ सकती हूं तुम्हारी तकलीफ, पर फिर भी एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर जो रिश्ता चाचा ने देखा है उन लोगों से मिल लो। अगर तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं आएगा या तुम्हें कुछ भी कमी लगेगी तो तुम मना कर सकती हो और मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, नंदिता बोली। क्या फायदा है भाभी जब आप जानते हो कि रिजल्ट क्या होगा? मैं किसी को पसंद नहीं करूंगी और आखिर में इनकार ही होगा, तो क्यों किसी को घर पर बुलाकर बेइज्जत करना? इससे अच्छा है कि पहले ही बात ना की जाए, मिताली बोली। तुमने अपने मन में इतनी नेगेटिव बातें क्यों सोच रखी है? जरूरी तो नहीं है कि तुम्हें रिश्ता ना पसंद ही हो। हो सकता है तुम्हें उन लोगों की सोच और व्यवहार समझ आए और फिर आगे बात की जा सके। प्लीज मिताली, सिर्फ मेरे खातिर हाँ कर दो, नंदिता ने कहा। नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और सॉरी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मिताली बोली और अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। नंदिता बस उसे देखती रह गई।
पर उसने तय कर लिया था कि वह हार नहीं मांगी और अब नंदिता सुबह और शाम रोज मिताली के पास आती और उसे समझाने की कोशिश करती रही। 3 दिन की लगातार कोशिशें के बाद आखिर में नंदिता कामयाब हो गई और मिताली उन लोगों से मिलने के लिए तैयार हो गई, पर इसी शर्त पर कि वह अगर मना करेगी तो आगे तो कोई भी बात नहीं होगी रिश्ते की। नंदिता ने रूपाली और अमृत को बताया तो वह दोनों बहुत खुश हो गए और उसी के साथ रूपाली ने इस वीकेंड पर उन लोगों को घर में इनवाइट कर दिया, क्योंकि संडे के दिन सब लोग घर में ही रहते हैं, इसलिए उसने संडे का दिन चुना और फिर संडे के अगले दिन निमेश और सिमरन अपने ट्रिप पर जा रहे थे। रूपाली चाहती थी कि इस बार जब बात हो तो निमेश भी वहां पर मौजूद रहे, इसलिए उसने तुरंत ही उन लोगों को घर आने का निमंत्रण दे दिया। नेहा और अर्नव अब तक अपने हनीमून से नहीं लौटे थे और उनके 2-3 दिन बाद लौटने का था, पर उन लोगों को इस रिश्ते से कोई ऐसा खास लेना देना भी नहीं था। सभी बड़े लोगों को निर्णय लेने थे और साथ ही साथ आनंद और निमेश तो यहाँ पर थे ही, तो इसलिए अब बात को और भी ज्यादा आगे नहीं टाला गया और संडे का दिन फिक्स कर दिया गया। संडे का दिन था। सूरज अमृत विला में तैयारियां जोरों से चल रही थी। आज मिसेज सिंघानिया अपने बेटे के साथ मिताली से मिलने और रिश्ते की बात करने आने वाली थी। रूपाली के तो पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह खुशी खुशी सारी तैयारियां कर रही थी। आज संडे था, सभी लोग घर में ही थे। आनंद भी आज हॉस्पिटल नहीं गया था। नंदिता कुछ परेशान सी थी और वह अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ नंदू, तुम इतना परेशान क्यों हो, कोई टेंशन है क्या? आनंद ने उसके पास बैठकर कहा। समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, यह सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, नंदू बोली। मतलब? आनंद बोला। मतलब मिताली अभी तक तैयार नहीं है। वह सिर्फ मिलने के लिए इस वजह से तैयार हो गई है क्योंकि मैं पिछले 4 दिन से उसके पीछे लगी हुई थी और चाची इस तरीके से उत्साहित है जैसे कि रिश्ता तय हो गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। अगर चाची का दिल रखने के लिए मिताली हाँ बोल देती है तो मिताली खुश नहीं है, उसे तकलीफ होगी, और अगर मिताली मना कर देती है तो चाची का दिल टूट जाएगा। इसीलिए मैं कह रही थी कि थोड़ा सा टाइम दो, पर चाची को इतनी जल्दी है कि क्या ही करें, नंदू बोली। तुम भी इतनी टेंशन मत लो नंदू, हो सकता है ऐसा कुछ हो ही ना। मिताली को वाकई में वो लोग सही लगे और रिश्ता खुशी खुशी से हो जाए तो मिताली का भी दिल नहीं टूटेगा और चाची का भी दिल नहीं टूटेगा। इतना मत सोचो, भगवान ने जो सोच कर रखा होगा वही होगा, बाकी कोशिश करना हमारे हाथ में है। और सही कहा चाची ने कि हम कब तक इस तरीके से इंतजार में बैठे रहेंगे कि अब मिताली मेंटली प्रिपेयर हो तब रिश्ते की बात की जाए। अगर रिश्ते की बात होगी तो हो सकता है वह आगे बढ़ने की कोशिश करे, आनंद ने नंदिता को समझाया। आई होप सो डॉक्टर साहब, काश कि आप जो बोल रहे हैं वैसा ही हो और यह नया संबंध कोई नया तूफान या प्रॉब्लम ना लाए किसी की भी लाइफ में, नंदिता बोली और फिर उठकर तैयार होने लगी। वैसे नितिन के बारे में भी मैं पता कर रहा हूं, बस इतना ही पता चला है कि उसने नौकरी छोड़ दी थी और वह अपने परिवार के पास वापस चला गया था, आनंद बोला। क्या उसका परिवार? उसका परिवार कहाँ है, नंदू बोली। यह अभी एजेंट 1-2 दिन में मुझे बताने वाला है, आनंद ने कहा। क्या मतलब, नितिन का परिवार है और नितिन अपने परिवार के पास चला गया? इसका मतलब उसकी फैमिली है और इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते और शायद मिताली भी नहीं जानती, नंदिता ने कहा। हाँ, एजेंट ने तो यही बताया है कि नितिन अपनी फैमिली के पास चला गया है, इसका मतलब तो यही होता है ना कि उसकी फैमिली है। अब कहाँ है, कौन है, यह तो भगवान जाने, या बस शायद 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं एक बार जाकर नितिन से जरूर मिलूंगा और बात करने की कोशिश करूंगा, आनंद बोला। फिर तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी डॉक्टर साहब। अगर आपके नितिन के मिलने से पहले रिश्ता तय हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, नंदिता बोली। जो भी हो, पर हम अभी ना तो चाची को रोक सकते हैं और ना ही मैं नितिन को ढूंढने की कोशिश बंद कर सकता हूं, क्योंकि अगर नितिन यही कहीं आसपास है तो कभी ना कभी मिताली के सामने आ सकता है और फिर मिताली के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि नितिन को मैं उसकी शादी के पहले ढूंढ लूं। अगर नितिन मिल जाता है तो इस रिश्ते के लिए सोचा जाएगा, पर मेरे लिए मेरी बहन का खुशी से बढ़कर कुछ नहीं, आनंद बोला। पता नहीं डॉक्टर साहब, पर कुछ अजीब सा लग रहा है। बस सब कुछ सही से हो जाए, नंदू बोली।
चिंता मत करो, सब सही होगा, बस तुम अपना और रेवा का ख्याल रखो। तुम इस तरह टेंशन लेती हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगती है। आनंद बोला। जी, नंदू बोली और फिर दोनों भी रेडी होकर नीचे हॉल में आ गए। मिताली अपने कमरे में तैयार हो रही थी पर दिल उसका बेहद बेचैन था। तैयार होकर उसने खुद को आईने में देखा। पता नहीं क्या सही है क्या गलत नितिन, पर अभी भी मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इंतजार कर रहा है। अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं से आ जाओ एल। यह रिश्ता, नए लोग, मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी चाहत है और सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। तुम क्यों चले गए उस दिन इस तरीके से, बिना मिले बिना मुझे बताएं डॉट। काश कि तुम सिर्फ एक दिन रुक जाते तो हमारी बात हो जाती। मैं बड़े पापा को लेकर आई थी तुमसे मिलने के लिए, पर तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं रखा? क्यों चले गए बिना मुझे बताएं? और उसके बाद एक बार मुझसे मिलने की, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं हुई तुम्हें? मानती हूं कि मम्मी ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर मेरी कहीं से भी कोई गलती नहीं है नितिन। तुम दोनों के बीच में मैं क्यों पीस रही हूं? क्यों मुझे जबरदस्ती बोला जा रहा है नया रिश्ता जोड़ने के लिए, जबकि मेरा दिल तो अभी भी तुम्हारे साथ ही जुड़ा हुआ है। मैं किसी और को कैसे एक्सेप्ट कर लूं, पर करूं भी तो क्या करूं? पूरा परिवार यही चाहता है कि मैं इन लोगों से मिलूं। ठीक है, आज उन लोगों से मिलती हूं और उनके मुंह पर ही रिश्ते के लिए मना कर दूं तो शायद फिर कभी दोबारा कोई मुझसे रिश्ते की बात नहीं करेगा, मिताली ने खुद से ही कहा और अपने फोन में नितिन का फोटो देखने लगी। प्लीज नितिन, आ जाओ ना, वापस आ जाओ एक बार। मैं वादा करती हूं कि मैं खुद सबको तैयार करूंगी। पिछली बार तुम्हारे साथ नहीं दे पाई, मम्मी के आगे नहीं बोल पाई, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए खड़ी होऊंगी। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, सबको मनाऊंगी, सबसे बात करूंगी, पर तुम तो आ जाओ प्लीज नितिन, मिताली ने खुद से ही कहा और आंखें बंद कर ली, आंखों में आंसू भर आए। नंदिता बेटा, मिताली को देखो तैयार हुई कि नहीं हुई, रूपाली ने कहा तो नंदू मिताली के कमरे में आई। वो मिताली के कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। उसे भी बहुत तकलीफ हुई। भगवान, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अगर हो सकता है तो प्लीज नितिन को वापस ले आइए, कहीं से भी वापस ले आइए, मुझसे यह सब देखा नहीं जा रहा है। मिताली की तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बेचारी को मजबूर कर दिया है हम लोगों ने, खास तौर पर मैंने भी तो उसे मजबूर कर दिया आज उन लोगों के सामने आने का लिए, पर वह अभी वाकई में दिल से तैयार नहीं है। वह नितिन को सच्चा प्यार करती है और अभी भी उसका इंतजार कर रही है, नंदू बोली। प्लीज भगवान जी, रिश्ता होने से पहले नितिन आ जाए तो सब कुछ सही हो जाए और फिर मैं खुद चाची को मनाऊंगी, और अगर और कोई भी उन लोगों के रिश्ते के अगेंस्ट होगा तो मैं सबसे बात करूंगी और सबको तैयार करूंगी। पर मिताली को इस तरीके से तकलीफ में देख बहुत बुरा लग रहा है, नंदू बोली। और अंदर जाकर उसने मिताली के कंधे पर हाथ रख तो मिताली ने आंखें खोलकर देखा। आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई थी और एकदम सुर्ख लाल हो रही थी। नंदिता ने उसके सर पर हाथ रख सहलाया। क्यों कर दिया जाता है भाभी हर लड़की को मजबूर, कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से, पर क्या जरूरी है कि हर लड़की शादी करें? बिना शादी के क्या मैं नहीं रह सकती हूं? फिर मुझे यहां बुलाया क्यों? और फिर से वही बात शुरू हो रही है। मुझ पर जबरदस्ती शादी करने का प्रेशर डाला जा रहा है। क्यों मैं अकेली नहीं रह सकती? क्या मैं नितिन की यादों के साथ नहीं रह सकती भाभी? मैं उसे नहीं भूल पा रही हूं, क्या करूं? मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं? मुझे नहीं हो रहा बर्दाश्त, मिताली ने दुखी होकर कहा। नंदिता ने उसे अपनी गले से लगा लिया। तुम बस चाची का मन रखने के लिए उन लोगों से मिल लो, बाकी मेरी तरफ से फ्री हो रिश्ते के लिए मना करने के लिए। तुम अपने दिल की सुनो मिताली, और आज सबके सामने मना कर देना, कोई फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा और मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगी। तुम जब तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाती तब तक रिश्ते की बात नहीं होगी, पर आज वह लोग आ रहे होंगे इसलिए उनके सामने तुम्हें आना होगा। घर के संस्कार की बात है और चाची के भी सम्मान की बात है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सामने न आए, बाकी शादी करना ना करना पूरा तुम्हारी इच्छा के ऊपर होगा। तुम पर कोई दबाव नहीं है, मिताली मैं बोल रही हूं ना, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा, नंदू बोली। थैंक यू सो मच भाभी। मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं नितिन की जगह किसी को नहीं दे पा रही हूं भाभी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आप, मिताली ने कहा। मैं सब समझ गई हूं और अब तुम बिन चिंता मत करो, बस तुम उन लोगों से एक फॉर्मल मीटिंग कर लो, मिल लो, उसके बाद मना कर देना, नंदिता बोली।
जी भाभी, मिताली ने कहा। तभी नंदिता का फोन बज उठा। फोन आनंद का था। डॉक्टर साहब कहिए, नंदू बोली। नंदू, उन लोगों की गाड़ी बाहर पोर्च में आ चुकी है, बस वो लोग अंदर अभी आ जाएंगे। 10 मिनट बाद मिताली को लेकर आ जाना, तब तक हम लोग उनका वेलकम करते हैं, आनंद बोला और कॉल कट कर दिया। नंदिता ने गहरी सांस ली और मिताली को देखा। वह लोग पहुंच गए हैं मिताली, नंदिता बोली तो मिताली की आंखें फिर से भर आई। नीचे सभी लोग हाल में बैठे हुए थे और आने वाले मेहमानों की स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। सिमन, निमिष, सूरज, संध्या, अमृत, रूपाली और सब लोग हॉल में बैठे हुए थे तो वही माला खाने पीने और चाय नाश्ते के इंतजाम में लगी हुई थी। आनंद भी नीचे ही था और वह भी उन लोगों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार था। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो आनंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने मिसेज सिंघानिया खड़ी हुई थी और उनके साथ खड़े लड़के को देखकर आनंद की आंखें बड़ी हो गई। तब तक अमृत, सूरज, रूपाली और संध्या भी दरवाजे तक आ गए थे। नमस्ते मिसेज राठौर। नमस्ते मिस्टर राठौर, श्रीमती सिंघानिया बोली। सब लोगों ने उनकी तरफ देखा। आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? पहचानेंगे भी कैसे, आज पहली बार जो मुलाकात हो रही है। मैं मिसेज सिंघानिया, मिस्टर अभय सिंघानिया की वाइफ, और यह है मेरा बड़ा बेटा नितिन सिंघानिया। मिसेज सिंघानिया बोली तो सब ने नितिन की तरफ देखा। सब लोग नितिन को उनके साथ देखकर पहले ही शॉक्ड थे और जब मिसेज सिंघानिया ने कहा कि मेरा बेटा है तो सब लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो वही रूपाली को तारे नजर आ गए और उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मिसेज सिंघानिया और नितिन दरवाजे पर खड़े थे और सब लोग शॉक्ड होकर उन लोगों को देख रहे थे। तो संध्या ने सूरज को इशारा किया और वो होश में आए। क्या हुआ, अभी भी नहीं पहचाना क्या मुझे, या हम लोगों का आना आपको अच्छा नहीं लगा? मिसेज सिंघानिया बोली। कैसी बातें कर रही है मिसेज सिंघानिया, हम लोग तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, पहले मिले नहीं थे न, इसलिए एकदम से समझ नहीं आया सबको। सूरज ने बात संभलाते हुए कहा। सूरज जी सही कह रहे हैं भाभी जी, आइए ना, संध्या बोली तो बाकी लोग भी अब सचेत हुए। हाँ जी मिसेज सिंघानिया, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम, आओ बेटा आप भी आओ, सूरज बोले तो वह दोनों लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। रूपाली के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या ना बोले। वह बस बड़ी आंखों से कभी नितिन को तो कभी मिसेज सिंघानिया को देख रही थी। बाकी लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मिसेज सिंघानिया का बेटा कोई और नहीं बल्कि नितिन है। नितिन इतने बड़े परिवार का होगा यह किसी ने सोचा नहीं था। खासकर रूपाली ने तो यह कभी नहीं सोचा। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उस दिन उसने नितिन की पूरी बात क्यों नहीं सुनी और क्यों उसे बेइज्जत किया। क्यों उससे उसके परिवार के बारे में नहीं पूछा था? क्यों उसके माता पिता के बारे में नहीं पूछा? सिर्फ उसकी नौकरी और उसके घर को देखकर क्यों रूपाली ने उसे रिजेक्ट किया? नितिन अपनी आंखों पर ब्लैक कलर के गॉगल्स चढ़ाए हुए था, उसकी आंखों के भाव किसी को समझ नहीं आ रहे थे। वह लोग बैठ गए तो माला ने सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी और स्नैक्स टेबल पर सजा दिए। माला ने भी नितिन को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई भैंस पानी में। अब का होगा रूपाली भाभी का, माला ने मन ही मन सोचा और यह बताने के लिए मिताली के कमरे की तरफ जाने लगे कि तभी नजर सीढ़ियों से उतरती मिताली और नंदू पर गई। मिसेज सिंघानिया और नितिन की नज़र भी मिताली पर ही टिकी हुई थी। मिताली की नज़रें झुकी हुई थी और उसने नज़र उठाकर सामने नहीं देखा कि कौन है, तो वही नंदिता ने जैसे ही नितिन को देखा उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई और उसने आनंद की तरफ देखा तो आनंद ने अपने कंधे उचका दिए और साथ ही साथ उसे शांत रहने का इशारा किया। मिताली को लेकर नंदिता हाल में आ गई तो मिताली ने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते, मिताली बोली और सामने जैसे ही देखा उसकी आंखों में भरे आंसू गालों पर आ गए। सामने उस औरत के साथ नितिन को बैठे देख मिताली को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब सच है। उसने नंदू को देखा तो नंदू ने शांत रहने का इशारा किया। राठौर साहब, रूपाली जी आपने ने तो हमारे बारे में सब कुछ पता कर ही लिया होगा। अभय राठौर का जाना माना नाम है। पूरे दिल्ली शहर में हमारे बिजनेस का नाम है, हमारा बिजनेस तो विदेशों तक फैले हुए हैं। इसलिए फाइनेंशियल तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं।
मिसेज सिंघानिया बोली तो रूपाली ने एक नज़र नितिन को देखा, फिर नज़र झुका ली। दूसरी बात, मेरे परिवार में भी कोई नहीं है मेरे और नितिन के अलावा। कुछ महीना पहले मिस्टर सिंघानिया और मेरे छोटे बेटे की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसे समय नितिन था तो दिल्ली में ही, पर हमारे साथ नहीं रहता था। पर जब उसे लगा कि हमारे परिवार को उसकी ज़रूरत है तो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और हमारा बिजनेस आकर वापस ज्वाइन कर लिया। वैसे भी सब कुछ इसी का है। वह तो इसे पुलिस की नौकरी का शौक था, इसलिए उसने नौकरी की। पर जब उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े बिजनेस अंपायर को संभालने के लिए अब कोई भी नहीं बचा है सिवाय उसके, तो इसने अपने खानदानी बिजनेस को वापस से आकर ज्वाइन कर लिया। वैसे भी पुलिस की नौकरी में जाने से पहले बिजनेस अभय के साथ नितिन ही संभालता था। श्रीमती सिंघानिया ने कहा तो रूपाली की नज़र झुक गई और उसे नितिन के कहे वह शब्द याद आ गए। मुझे खरीदने की आपकी औकात नहीं है और आज आपने इस रिश्ते को ठोकर मारकर और मुझे यह चेक देकर अपनी बेटी की खुशियों को ठोकर मार दी है। जी मिसेज सिंघानिया, आपके परिवार को कौन नहीं जानता। हमारे तो बड़ी ही खुशकिस्मती है कि आपके यहाँ से हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया। सूरज ने सबको चुपचाप देखा तो बोल पड़े। नितिन ने मिसेज सिंघानिया के हाथ के ऊपर हाथ रख दबाया तो मिसेज सिंघानिया ने गहरी सांस ली और फिर रूपाली को देखा। नितिन के लिए अनगिनत रिश्ते आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े घरों से, और हो भी क्यों न, आखिर हमारा इकलौता बेटा है नितिन, पूरे बिजनेस एम्पायर का इकलौता वारिस। पर नितिन को आपकी बेटी से शादी करनी थी, इसलिए हमने खुद से ही रिश्ता भेजा। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, बाकी आप लोग बताइए मुझे, मिसेज सिंघानिया ने कहा। मिताली बस एकटक भरी आंखों से नितिन को देख रही थी, आंखों में हजार सवाल और कई शिकायतें लेकर। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या ना बोले। मिताली ने रूपाली की तरफ देखा और फिर रूपाली ने अमृत, सूरज और संध्या की तरफ देखा। अमृत ने पलकें झपकाकर सहमति दी तो रूपाली ने गहरी सांस ली। मिसेज सिंघानिया, आप बहुत अच्छे परिवार से हैं। मैं समझती हूं कि हमारी आपके आगे कोई हैसियत नहीं, फिर भी आपने हमारी बेटी को अपने बेटे के लिए चुना, यह हमारी खुशकिस्मती है। और जहां तक हाँ करने की बात है तो हम इस रिश्ते के लिए कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बेटी की खुशी भी आपके बेटे के साथ ही है। और मैं समझ गई हूं कि बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, रूपाली ने मिताली की तरफ देखकर कहा। नितिन ने अब तक अपनी आंखों से चश्मा नहीं उतारा थे और पर उसकी नज़र भी मिताली पर ही थी। मिसेज सिंघानिया, आप बहुत अच्छे परिवार से हैं, मैं समझती हूँ हमारी आपके आगे कोई हैसियत नहीं, फिर भी आपने हमारी बेटी को अपने बेटे के लिए चुना, यह हमारी खुशकिस्मती है। और जहाँ तक हाँ करने की बात है तो हम इस रिश्ते के लिए कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बेटी की खुशी भी आपके बेटे के साथ ही है। और मैं समझ गई हूँ कि बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, रूपाली ने मिताली की तरफ देखकर कहा। नितिन ने अब तक अपनी आंखों से चश्मा नहीं उतारा थे और पर उसकी नज़र भी मिताली पर ही थी। ठीक है, तो रिश्ता तय करते हैं आज, बाकी फिर कल आप लोग हमारे घर आ जाइए लंच के लिए। वहीं पर रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम भी हो जाएगा। और हाँ, यह प्रोग्राम मैं छोटे स्तर पर ही चाहता हूँ। अभी मेरे पापा और भाई को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी बड़ा प्रोग्राम नहीं रखना चाहता। आप लोग आ जाइए, आपके अगर कोई रिश्तेदार हो तो उन्हें बुला सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से सिर्फ मैं और मेरी मॉम ही रहेंगे और प्रोग्राम घर में ही हो जाएगा। उसके बाद शादी की डेट डिसाइड कर लेंगे। नितिन अचानक से उठ खड़ा हुआ और एकदम से बोला। नितिन बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी, अमृत बोले। कल आप आ रहे हैं ना घर पर? अंकल जी, वहीं पर बात कर लीजिए, बेटी की शादी करना है तो एक बार घर परिवार को भी तक देख लीजिए। आपकी बेटी के योग्य परिवार है या नहीं, यह तसल्ली करना भी तो जरूरी है ना। आखिर किसी सरकारी नौकरी वाले भिखारी को तो नहीं सौंप देंगे अपनी बेटी। कल आप लोग घर आ जाइए और पूरी तसल्ली कीजिए। अगर आपको कहीं पर कुछ परेशानी लगती है, कहीं से भी हम लोग योग्य नहीं लगते, तो आप बेझिझक रिश्ते के लिए मना कर सकते हैं। और अगर आप संतुष्ट होंगे तो कल वहीं पर सगाई की रस्म हो जाएगी, नितिन बोला और उसी के साथ उसने मिसेज सिंघानिया की तरफ देखा। चले मॉम, फिर मेरी एक मीटिंग है। नितिन ने मिसेज सिंघानिया की तरफ देखकर कहा। अभी इजाजत दे दीजिए, आप लोग क्या करे, पर अभी पूरा बिजनेस अकेला संभाल रहा है। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से आज का 1 घंटे का समय निकाला था आप लोगों से मिलने के लिए, बाकी कल आप लोग घर आएंगे तो फिर आगे की बात चल कर लेंगे।
अभी इजाजत दीजिएगा और हमारी तरफ से रिश्ता तय है, मिसेज सिंघानिया बोली और उन्होंने अपने पर्स में से निकालकर जाड़ाऊ डायमंड के कंगन मिताली के कलाई में पहना दिए। मिताली अब भी नितिन की तरफ देख रही थी, जिसने अब तक अपनी आंखों से चश्मा उतार के मिताली को नहीं देखा था और न ही उससे कोई बात की थी। जैसे ही मिसेज सिंघानिया ने कंगन पहनाए, रूपाली ने मिताली को देखा पर मिताली को कुछ समझ में नहीं आया। वह अभी भी बस नितिन को देख रही थी। लगता है बच्ची को सदमा लगा है, अचानक से रिश्ता जो हुआ है। कोई बात नहीं, कल आइए आप लोग मिताली को लेकर, और अब इजाजत दीजिए, मिसेज सिंघानिया बोली और नितिन के साथ तुरंत बाहर निकाल गई। पूरे परिवार को कुछ समझ ही नहीं आया कि यह क्या हुआ। नितिन और मिसेज सिंघानिया एक आंधी की तरह आए और एक तूफान की तरह चले गए और साथ ही साथ मिताली के हाथों में अपने नाम के कंगन भी पहन गए। मिताली ने अपने हाथों को देखा और फिर दौड़कर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। बिस्तर पर जा गिरी और उसका रोना शुरू हो गया। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है, और सबसे बड़ी बात, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आज खुश हो या दुखी हो। नितिन को अपने सामने देख जहां उसका दिल खुशी से झूम उठा था, वही नितिन के उसे तरीके से इग्नोर करने के कारण उसका दिल रो रहा था। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नितिन इस तरीके से अचानक से आएगा और उससे कोई बात नहीं करेगा, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं और सिर्फ रिश्ता करके चला जाएगा। यह सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नितिन क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है, यह भी मिताली को समझ नहीं आ रहा था, पर उसे इतना समझ में आ रहा था कि शायद नितिन रूपाली के साथ साथ उससे भी नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज। नितिन मिस्टर सिंघानिया का बेटा, यह सब कैसे हो सकता है? उन लोगों के जाते ही अमृत सोफे पर बैठकर बोले, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि नितिन अभय सिंघानिया का बेटा है, सूरज बोले। पर जो भी हो, सच यही है जो हमने अभी सामने देखा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उन्होंने अचानक से रिश्ते की बात की और अपनी तरफ से ही रिश्ता तय करके मिताली को कंगन पहनकर चले गए और हमें कुछ बोलने को उन्होंने मौका दिया ही नहीं, संध्या ने कहा। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि नितिन मिस्टर सिंघानिया मिसेज सिंघानिया का बेटा है। कहीं यह झूठ तो नहीं है, कोई फिर से धोखा तो नहीं है हमारे साथ न? रूपाली ने हैरान परेशान सा का होकर कहा कि तभी आनंद का फोन बज उठा। आनंद ने फोन पर बात की और फिर सबके बीच आ गया। कुछ झूठ नहीं है, जो कुछ भी अभी हुआ वह सब कुछ सच है। नितिन मिसेज सिंघानिया का ही बेटा है। मैंने एजेंट को बोला था नितिन को ढूंढने के लिए, उसी का फोन था और उसने ही मुझे नितिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। नितिन 3 साल पहले तक उन लोगों के साथ ही बिजनेस करता था। फिर अपने पापा के साथ कुछ मनमुटाव होने के कारण उसने नौकरी ज्वाइन कर ली और उनके घर बिजनेस और परिवार दोनों चीज छोड़ दी और सरकारी मकान में आकर रहने लगा। पर अभय सिंघानिया और मिसेज सिंघानिया उसे वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर नितिन वापस नहीं जाना जा रहा था। उसे अपनी नौकरी से लगाव हो गया था और उसका मन यहीं पर लग गया था। पर जिस दिन हमारे घर आया था रिश्ते की बात करने, उसी दिन मिस्टर सिंघानिया और उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वह लोग अस्पताल में थे। तब मिसेज सिंघानिया ने नितिन को अपने पास बुलाया और नितिन के वहां जाते ही उन दोनों की डेथ हो गई। मिस्टर सिंघानिया ने जाते जाते नितिन से घर और बिजनेस संभालने का वादा ले लिया, आनंद बोला। उस दिन उसकी बेइज्जती हुई थी और रिश्ते के लिए मना हो गया था, तो वह यहाँ से वैसे भी टूट चुका था और उसकी मूड उखड़ा हुआ था। दूसरा, उसके बिजनेस और उसकी माँ को उसकी ज़रूरत थी, तो नितिन ने वहीं रहने का फैसला कर लिया और उसने नौकरी छोड़कर और वापस से बिजनेस ज्वाइन किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि वह मिस्टर सिंघानिया का ही बेटा है और आज की तारीख में सिंघानिया अंपायर का इकलौता वारिस, आनंद ने कहा। तो रूपाली के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई, साथ ही साथ आंखों में थोड़ी सी चिंता भी आ गई, यह सोचकर कि पुरानी बातों को सोचकर नितिन कहीं कोई गलत व्यवहार ना करे। पर जो भी हो रूपाली ने सोच लिया था कि वह मिताली की खुशी के आगे कुछ नहीं देखेंगी। यह तो बहुत खुशी की बात है, आखिर में नितिन हमें मिल ही गया, सूरज बोले। हाँ भाई साहब, और इस बार चाहे कुछ हो जाए मैं मेरी बेटी खुशियां कम नहीं होने दूंगी। किस्मत से हम दोनों की मुराद पूरी हो गई है। नितिन पैसे वाला अमीर भी है, जो कि मैं चाहती थी, और साथ ही साथ मिताली की पसंद के लड़के से ही उसकी शादी हो जाएगी जैसा कि मिताली जाती थी, रूपाली ने कहा। तो संध्या और सूरज ने उसकी तरफ देखा। रूपाली, इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन पर मत पहुंचो। कल पहले उनके घर चलते हैं, देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे।
सूरज बोले। कल तो सगाई भी तो करवानी है बच्चों की। और ठीक है, इतने शॉर्ट नोटिस में हम किसी को बुला नहीं सकते, पर रोके की रस्म हम कर ही सकते हैं। एक बार सगाई हो जाएगी तो शादी में सबको बुला लेंगे, पर भी सगाई के लिए हम परिवार के लोग ही चलेंगे, रूपाली अति उत्साह से बोली। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, सूरज ने कहा, और फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। नंदू मिताली के कमरे में आई और उसके सिर पर हाथ रख तो मिताली नंदू से लिपट गई और उसका रोना तेज हो गया। यह क्या हो रहा है भाभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों हो रहा है ये सब, मिताली ने दुखी होकर कहा। पर अब तो सब सही हो रहा है ना, तुम्हें खुश होना चाहिए मिताली, आखिर में नितिन मिल गया, नंदू बोली। नहीं भाभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह अब भी नहीं मिला है, मिताली ने कहा तो नंदिता ने आंखें छोटी कर उसे देखा। हाँ भाभी, पर वह अगर यहाँ था तो उसने मुझसे मिलने की, मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? और सबसे बड़ी बात है, वह ऐसे बिना बताए क्यों चला गया? मुझे एक फ़ोन, एक मैसेज कुछ तो कर सकता था, और आज भी भाभी अचानक से इस तरीके से आया वह, जैसे कि। कहते कहते मिताली रुक गई। जैसे कि क्या? नंदिता ने कहा। जैसे कि बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा हो यहाँ आने की, मिताली बोली। मतलब? नंदू ने कहा। आप उसे नहीं जानती, पर मैं उसे बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ, और वो मुझसे नजरें तभी चुराता है जब उसे लग रहा हो कि वो जो कहने या करने वाला है वो मुझे हर्ट करेगा, मिताली बोली। वो यहाँ था और यहाँ आने वाला था, पर उसके बावजूद उसने मुझसे बात तक नहीं की। यहाँ तक कि मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं उसकी आंखों में देखना चाहती थी। देखना चाहती थी कि वह मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, पर उसने अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ा रखे थे ताकि मैं उसकी आंखों में ना झांक सकूं। उसने 2 मिनट भी मुझसे बात नहीं की भाभी। ना कुछ पूछा, ना कुछ बताया। बस रिश्ता तय करके चला गया, मिताली ने कहा। हो सकता है वह अभी तुमसे बाद में बात करे। आज इतना टाइम नहीं था। मिसेस सिंघानिया ने बताया ना कि उसकी जरूरी मीटिंग थी, नंदिता बोली। पर फिर भी भाभी एक बार मेरी तरफ देख तो सकता था। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मिताली ने कहा। तुम घबराओ मत, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम होगी तो हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हम सब मैनेज करेंगे, नंदिता ने कहा, और फिर मिताली को समझाकर अपने कमरे में आई तो आनंद देखा। आनंद भी रेवा को गोद में लिए न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप भी कुछ परेशान लग रहे हैं क्या नितिन के कारण? नंदू बोली। पता नहीं क्यों नंदू, पर नितिन का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा मुझे। मैं जानता हूं कि वह हर्ट हुआ है चाची की बातों से, और उसके बाद उसके पापा और उसके भाई का जाना उसे तकलीफ दे गया होगा, पर आज जिस तरीके से वह आया मुझे ऐसा लगा कि मिताली के लिए रिश्ता लेकर नहीं आया था, बल्कि हम लोगों को नीचे दिखाने आया हो, आनंद बोला। आप लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं डॉक्टर साहब। फिर बाकी कल हम चल रहे हैं ना, उनके घर देख लेते हैं और अच्छे से बातचीत कर लेंगे, और फिर भी अगर तसल्ली नहीं होती है तो हमारी तरफ से तो अभी हम मना कर सकते हैं न, क्योंकि रिश्ते में प्यार और सम्मान होना जरूरी है, ना कि एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना। जो गलती चाची ने की, अगर वही गलती नितिन भी कर रहा है तो कहीं से भी वह सही नहीं हो जाता, नंदिता ने कहा। देखते हैं कल उनके घर चलकर कि क्या होता है, आनंद बोला, और फिर अपने काम में लग गया। अगले दिन राठौड़ परिवार तैयार होकर और शगुन का सामान लेकर मिसेज सिंघानिया के घर जा पहुंचा। मिसेज सिंघानिया ने उनका स्वागत किया और फिर उन लोगों को ले जाकर हॉल में बिठाया। मिताली की नज़र अब भी नितिन को ढूंढ रही थी और उसका दिल बेचैन हो रहा था जानने को कि आखिर नितिन इतने दिन कहाँ था और उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। तभी नितिन भी वहां आ पहुंचा। उसने इस बार आंखों पर चश्मे नहीं पहन रखे थे। उसने मिताली की तरफ देखा और फिर रूपाली की तरफ देखा है, जो कि आंखें बड़ी करके उसके शानदार से बंगले को देख रही थी। रूपाली आंटी, तभी नितिन की आवाज आई तो रूपाली ने उसकी तरफ देखा। बाकी लोग भी देखने लगे। हाँ बेटा, रूपाली बोली। जिस सोफे पर आप बैठी है उसकी कीमत 10 लाख है। इस पूरे बंगले की कीमत लगभग 80 करोड़ है और इसका इंटीरियर पूरे 1 करोड़ में हुआ है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको आपकी बेटी के हिसाब से कोई कमी नहीं लग रही होगी।
नितिन ने कहा तो मिताली की आंखें बड़ी हो गई तो वही रूपाली का सिर झुक गया तो वही मिसेज सिंघानिया के चेहरे पर भी परेशानी आ गई। उन्होंने नितिन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा प्लीज यह सब बातें करना जरूरी है क्या? मिसेज सिंघानिया बोली। मॉम जरूरी है। आपको पता है कुछ महीनों पहले मैं इनके घर गया था मिताली से रिश्ते की बात करने के लिए, तब इन्होंने अपनी हैसियत अपनी औकात दिखाकर मुझे बेइज्जत किया था और मुझे घर से निकाल दिया था, नितिन ने कहा। पूरा राठौर परिवार शोक्ड था तो वही मिताली आंखें फाड़े नितिन को देख रही थी। आज मैं इनसे कहना चाहता हूं, क्या अब यह अपने आप को इस लायक समझती है कि इतने बड़े घर में अपनी बेटी का रिश्ता करें? नितिन ने कहा तो सबके चेहरे पर अजीब सी भाव आ गए तो वही मिताली की आंखें में गुस्सा। अब इनकी हैसियत है इस घर से रिश्तेदारी करने की, नितिन बोला तो मिताली ने नितिन की तरफ देखा। नितिन प्लीज यह किस तरह की बातें कर रहे हो? मिताली बोली। तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मिसेज रूपाली राठौर से बात कर रहा हूं। तुम उस दिन भी खामोश रही थी जब मेरी बेइज्जती हा रही थी और तुम आज भी खामोश रहो, मैं यही चाहूंगा। मैं तो तुम्हारी मम्मी से बात कर रहा हूं, तुमसे नहीं। उसे दिन उन्होंने मेरी गरीबी का मजाक बनाया था, क्या कहा था कि पूरे 2.5 लाख का सोफा है उनका और बंगला इंटीरियर और भी न जाने क्या क्या। अब मेरी हैसियत देखकर उनकी हिम्मत है मेरे घर में अपने बेटी का रिश्ता करने की, क्योंकि इनके हिसाब से तो रिश्ते बराबरी में होने चाहिए ना, तो अब क्या करेंगी ये? नितिन ने कहा तो रूपाली की आंखें भर आई तो वही मिताली की आंखें लाल हो गई। अब मेरी हैसियत देखकर इनकी हिम्मत है मेरे घर में अपनी बेटी का रिश्ता करने की, क्योंकि इनके हिसाब से तो रिश्ते बराबरी में होने चाहिए ना, तो अब क्या करेंगी ये? नितिन ने कहा तो रूपाली की आंखें भर आई तो वही मिताली की आंखें लाल हो गई। गुरूर है आपको आपके पैसे का, आपकी दौलत का डॉट। आप मुझे खरीदने चली थी। उस दिन भी आपसे कहा था मैंने कि मुझे खरीदने की आपकी औकात नहीं है। अब आपको आपकी औकात समझ में आई कि क्या है आपकी औकात? खरीद सकती है आप मुझे? नितिन बोला। बस तभी मिताली की तेज आवाज आई तो सबने उसकी तरफ देखा। बहुत बोल लिए तुम नितिन सिंघानिया। बस अब और नहीं। आखिर क्या ही फर्क रह गया अब तुम में और मम्मी में? दोनों एक जैसे गुरूर वाले। इंसान की कदर नहीं, सिर्फ पैसा देखने वाले। प्यार खत्म हो गया है तुम्हारे अंदर से नितिन, और अब सिर्फ नफरत और बदले की भावना रह गई है। और इस बदले की भावना ने खत्म कर दी मेरे नितिन की सच्चाई और मासूमियत। मिताली ने भरी आवाज में कहा। मिताली बेटा। रूपाली बोली। आपको अपनी दौलत का आपको घमंड था मम्मी, और आपने उसी घमंड के आगे मेरी खुशियों को रोन दिया और नितिन को बेइज्जत करके निकाल दिया घर से, और अब आज उसका बदला लेने के लिए नितिन आ गया है और आपको आपकी हैसियत बता रहा है। उस दिन आप घमंड में चूर थी और आज नितिन है। उस दिन आप नफरत उगल रही थी, आज नितिन वही नफरत उगल रहा है। आप दोनों का अहंकार, आप दोनों का गुरूर और आप दोनों की नफरत, और इन सब में पिसफोन रहा है मैं। पर कोई बात नहीं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, मिताली बोली। नहीं मिताली बेटा, मैं माफी मांगती हूं। मेरी तरफ से जो गलती हुई उसकी। मैंने इससे गलत तरह की बात की और उसका दिल दुखा, या इसलिए ये इस तरीके का बिहेव कर रहा है। गलती सारी मेरी ही है और मैं बेहद शर्मिंदा हूं, रूपाली बोली। नहीं मम्मी, इस पर भी दौलत का नशा चढ़क कर बोल रहा है, और जहां दौलत का नशा होता है वहां ले प्यार नहीं पनपता डॉट। मेरा नितिन तो खो गया और ये जो सामने है इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, मिताली ने दुख और गुस्से से कहा। प्लीज मिताली, इस तरीके से नाराज मत हो, तुम समझदार हो बेटा। प्लीज और बात को मत बढ़ाओ। नितिन की तरफ से मैं माफी मांगती हूं बेटा, मिसेज सिंघानिया ने मिताली के हाथ पकड़कर कहा। आंटी, आपकी कहीं से कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज आप माफी मत मांगिए। डॉट बात यहां मेरे और नितिन के बीच की है, मिताली बोली तो नितिन ने उसकी तरफ देखा। बाकी लोग बस चुपचाप जो हो रहा था वो बस देख रहे थे। इसको लगता है कि मैं उस दिन खामोश रही तो मुझे आज भी खामोश रहना चाहिए, पर ये नहीं जानता कि उस दिन भी मैं बोली थी और आज भी मैं बोलूंगी। उसे दिन की नाराजगी के कारण मैं अब तक अपनी मम्मी से बात नहीं करती थी, पर अब इससे बात नहीं करूंगी। उस दिन मेरी मम्मी ने इसकी बेइज्जती की थी तो मैंने अपनी मम्मी से रिश्ता तोड़ लिया था, मैं उनसे बात नहीं करती थी।
उनसे दूर चली गई थी और आज इसने मेरी मम्मी की बेइज्जती कर दी तो अब इसके साथ भी मेरा रिश्ता नहीं होगा, मिताली ने कहा तो नितिन की आंखें बड़ी हो गई। तुम इस तरीके से कैसे कर सकती हो मिताली? तुम्हारी मम्मी ने मेरी बेइज्जती की तो क्या मैं उनसे कुछ भी नहीं बोल सकता? नितिन बोला। बोल सकते हो ना बोल सकते हो। उन्हें उनकी गलती का एहसास कर सकते हो पर सही तरीके से। कल भी बोल सकते था पर रिश्ता करने का नाटक कर उन्हें घर बुलाकर मेरी मम्मी को बेइज्जत करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। उस दिन मैंने मम्मी से भी यही कहा था कि उन्हें रिश्ता नहीं करना था तो वह मना कर देती पर तुम्हारी बेइज्जती करने का अधिकार उन्हें नहीं है। जब मैं अपनी मम्मी को तुम्हारी बेइज्जती नहीं करने दे सकती तो तुमको अपनी मम्मी का अपमान कैसे करने दूंगी? मिताली बोली तो रूपाली ने भरी आंखों से उसे देखा। उस दिन भी मैंने मम्मी को गलत कहा था। हाँ मैं मानती हूँ तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोल पाई पर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कुछ कहा नहीं था। पर तुमने अपनी मम्मी का साथ दिया और मुझे छोड़ दिया, नितिन बोला। मिताली ने उसे घूर के देखा। और तुम इस तरह की बात कर रहे हो? मैंने छोड़ दिया या तुमने मम्मी का गुस्सा मुझ पर निकाला? तुम्हारी क्या कोई गलती नहीं है? तुम क्यों नहीं मुझे मिले? क्यों नहीं मुझसे बात करने की कोशिश की? क्योंकि तुम्हारे दिल में भी सिर्फ बदला आ गया था। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा था, तुम्हें मुझसे शादी करने की इच्छा भी नहीं रह गई थी। तुम्हारे मन में रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ बदला। रूपाली राठौर से बदला और तुम बस इस बदले की तैयारी में थे, इसीलिए तुम इतने महीना तक मेरे सामने नहीं आए। मुझे मिले नहीं क्योंकि तुम सही मौके की तलाश कर रही थी और तुम्हें सही मौका मिल गया और तुमने मेरी मम्मी की बेइज्जती करने की प्लानिंग कर ली। मिताली बोली तो नितिन की आंखें बड़ी हो गई तो वही सूरज और अमृत, नंदू और आनंद एक दूजे को देखा मुस्करा उठे। मुझसे जुड़े दो रिश्ते, एक नितिन और एक रूपाली। अगर मैं नितिन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती रूपाली के हाथों तो नितिन के हाथों रूपाली की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? अगर मैं नितिन के लिए रूपाली से लड़ सकती हूँ तो मैं रूपाली के लिए नितिन से भी लड़ सकती हूँ। अगर मैं नितिन के लिए रूपाली से रिश्ता खत्म कर सकती हूँ, उन्हें छोड़कर जा सकती हूँ तो फिर रूपाली के लिए भी मैं तुमको छोड़ सकती हैं क्योंकि दोनों ही गलत है। मिताली बोली तो सबने उसकी तरफ देखा। और इसी के साथ अब रिश्ता खत्म होता है क्योंकि मुझे ऐसे दो लोगों के साथ नहीं रहना है और ना ही कोई रिश्ता रखना है जो पल पल पर एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। एक समय में मम्मी ने तुम्हें नीचे दिखा, तुम्हारी बेइज्जती की और आज बदला लेने के लिए तुम उन्हें नीचे दिखा रहे हो। ये आज की बात नहीं है, यह जिंदगी भर चलता रहेगा। तुम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते रहोगे और तुम दोनों के बीच में पिसती रहूंगी मैं, और जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसलिए नहीं करना मुझे यह रिश्ता, नहीं चाहिए मुझे यह रिश्ता, मिताली बोली और जैसे ही जाने को नितिन ने उसकी कलाई पकड़ ली। गलती सिर्फ मेरी नहीं है, दोष तुम सिर्फ मुझे नहीं दे सकती। तुम भी तो मेरा इंतजार नहीं कर सकी। हाँ मैं मानता हूं कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, मजबूर था मैं। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मेरा भाई नहीं रहा था तो मैं अचानक से चला गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब तुमसे बात करने की कोशिश की तो तुम विदेश चली गई थी। मेरे पास तुम्हारा वहां का कोई नंबर नहीं था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। किसी और से बात करना नहीं चाहता था पर तुमने क्या किया? नितिन बोला तो मिताली ने आंखें छोटी कर उसे देखा। वापस आते से ही शादी के लिए हाँ कर दी। लोग तो किसी को प्यार करते हैं तो जिंदगी भर इंतजार करते हैं, सालों इंतजार करते रहते हैं, पर तुम कुछ महीनों भी इंतजार नहीं कर पाई। जैसे ही एक बड़े और पैसे वाले परिवार से, सिंघानिया परिवार से रिश्ता आया, तुम्हारी मम्मी के साथ साथ तुम भी रिश्ते के लिए तैयार हो गई, नितिन ने कहा तो मिताली मुस्करा उठी। हाँ नहीं कर पाई, इंतजार हो गई, रिश्ते के लिए तैयार। डॉट और कुछ सुनना है डॉट। मैं हूं ऐसी ही। भूल गई थी तुम्हें। ठीक है बढ़ गई थी आगे डॉट। बढ़ना चाहती हूं अभी और बढ़ जाऊंगी आगे, तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं रहा है। कभी था ही नहीं, जिस दिन से तुम चले गए उसे दिन से नहीं था डॉट। मैं उसी दिन से शादी करना चाहती थी, वह तो इतना लेट हो गया क्योंकि मैं बाहर थी, पर अब लेट नहीं होगा। बस यही सुनना चाहते थे ना, सुन लिया तुमने, अब बस बात खत्म और मुझे अब तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। मिताली बोली और कंगन उतार टेबल पर रखे और घर से बाहर निकल गई।
उसके पीछे पीछे परिवार के बाकी लोग भी निकल गए पर नंदिता और आनंद वहीं रुक गए। तुम्हें भी मेरी ही गलती लगती है आनंद? कहीं से तुम्हारी चाची की गलती नहीं है जो उन्होंने मुझे घर में बुलाकर बेइज्जत किया? और मिताली मुझसे प्यार के दावे करती थी, कहती थी कि सब कुछ छोड़ देगी और मेरे साथ रहने को तैयार है, मेरे साथ भाग चलने के लिए तैयार थी और कितनी जल्दी मुझे भुला दिया। मैं जबकि अभी तक तो उसे प्यार करता हूं। उसने तो इस तरह किया जैसे मैं मर गया हूं। बिना मेरे मौत के सबूत मिले हुए ही मुझे मरा मान लिया जैसे उसने। अगर मैं मर गया होता तब आगे बढ़ जाती तो समझ में आता था, पर कुछ महीने भी मेरा इंतजार नहीं कर पाई और शादी करने के लिए तैयार हो गई, सिर्फ इसलिए कि बड़े घर से रिश्ता आया था। नितिन ने कहा। तुम एकदम गलत बोल रहे हो नितिन, एकदम गलत डॉट। आनंद ने कहा तो नितिन ने उसकी तरफ देखा। और जहां तक तुम मिताली की बात कर रहे हो और सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी और उसने सब कुछ छोड़ दिया था। वह अपना सामान लेकर घर से निकल गई थी पर पापा ने उसे रोक लिया और अगले दिन पापा और मिताली दोनों गए थे तुम्हारे घर। आनंद बोला तो नंदू ने नासमझी से उसे देखा। हाँ, नंदू मिताली घर छोड़कर जा रही थी पर पापा ने उसे समझा और रोक लिया, बोलकर कि सुबह जाकर नितिन से मिलकर उसे समझा देंगे और थोड़ा समय अमग लेंगे, फिर चाची को समझा के मना लेंगे। आनंद ने कहा तो नितिन ने आंखों बड़ी करके देखा। और हाँ, तुम रिश्ते की बात कर रहे हो, वो मिताली रूपाली चाची से बात नहीं करती उस दिन से। उनके साथ झगड़ा हुआ तुम्हें लेकर चाची से और उसके बाद वह विदेश चली गई। बहुत मुश्किल से मैंने उसे बुलाया है जब मेरी बच्ची का जन्म हुआ था, और उसके बाद भी वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। आज भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। तुम लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से मैंने उसे तैयार किया था क्योंकि चाची हाँ कर चुकी थी। वह नीचे सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे मना करना था और उसने तय कर लिया था कि आज आप लोगों के मुंह पर मना कर देगी कि वह शादी नहीं करना चाहती तो शायद उसके बाद चाची दोबारा कोशिश नहीं करेगी, नंदिता ने कहा। और हाँ, तुम रिश्ते की बात कर रहे हो नितिन, जबकि सच ये है कि मिताली रूपाली चाची से बात नहीं करती उस दिन से। उनके साथ झगड़ा हुआ था उस दिन उसका तुम्हें लेकर मिताली का चाची से, और उसके बाद वह विदेश चली गई थी ताकि यहां से दूर जाकर खुद को नॉर्मल कर सके। बहुत मुश्किल से मैंने उसे बुलाया है जब मेरी बच्ची का जन्म हुआ था, और उसके बाद भी वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। बहुत कोशिश की चाचा चाची ने पर मिताली तैयार नहीं हुई। आज भी शादी के लिए तैयार नहीं थी वो, और न तुम लोगों से मिलने को तैयार थी। बहुत मुश्किल से मैंने उसे तैयार किया था क्योंकि चाची हाँ कर चुकी थी लोगों से मिलने को। चाची ने भी तुम्हारे लिए खुद को मना लिया था मिताली के खातिर, पर तुम नहीं मिले तो उन्होंने दूसरे जगह रिश्ता करने का सोच लिया, पर मिताली तैयार नहीं थी। वह तो मिलना भी नहीं चाहती थी। वह नीचे सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे मना करना था और उसने तय कर लिया था कि आज आप लोगों के मुंह पर मना कर देगी कि वह शादी नहीं करना चाहती तो शायद उसके बाद चाची दोबारा कोशिश नहीं करेगी, नंदिता ने कहा। कैसे मान लूं यह सब बातें, नितिन बोला। अगर प्यार करते हो तो विश्वास करना सीखो। गलती ना तुम्हारी है ना मिताली की है। बस समय और हालात गलत हो गए और जिसका नतीजा यह हुआ कि तुम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम आ गई। तुम्हें बहुत चाहती है वो नितिन, और मैं जानता हूं कि तुम भी उसे बहुत प्यार करते हो, पर आज तुमने भी उसका दिल दुखा दिया, आनंद बोला। मैं मानती हूं कि चाची का व्यवहार तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहा, उनसे तुम्हारा नाराज होना नॉर्मल है। लेकिन मिताली की कहीं से कोई गलती नहीं है। वह बचपन से कभी भी चाची के सामने नहीं बोल पाई, बावजूद इसके तुम्हारे जाने के बाद उसने चाची का विरोध किया। उसने चाची से कहा कि उन्होंने गलत किया तुम्हारे साथ और इसीलिए वह घर छोड़कर भी आ रही थी तुम्हारे पास, पर पापा ने उसे रोक लिया। और फिर उसके बाद भी वह चाची के साथ नहीं रही और विदेश चली गई। इतने महीना से वही थी और तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूलकर आगे बढ़ गई। वह एक पल भी तुम्हें नहीं भूल पाई, आगे बढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है। वह कभी आगे नहीं बढ़ी और शायद न आगे कभी जा पाएगी आगे, क्योंकि तुम बहुत खास हो उसके लिए और वो तुम्हें नहीं भूल सकती। नंदिता ने कहा। मैं कह रही थी ना तुमसे नितिन कि तुम इस तरीके का बिहेव मत करो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि पुरानी बातों को भूल जाओ। हम नॉर्मल तरीके से रिश्ता करते हैं। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूं। तुम मिताली को प्यार करते हो और मिताली तुम्हें प्यार करती है, तो हम पुरानी बातों को छोड़ सकते हैं ना,
मिसेज सिंघानिया ने नितिन के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो नितिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी आनंद, पर वाकई में मैं मिताली को हर्ट नहीं करना चाहता था। हाँ, तुम्हारी चाची को जरूर मैं रियलाइज करना चाहता था कि वह गलत है, पर मिताली के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहता था। नितिन बोला। पर तुमने हर्ट कर दिया। आनंद बोला। हाँ, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्या करूँ, हो जाता है न कभी कभी गुस्से में गलत। नितिन बोला। अब जो हो गया सो हो गया। अब बस यह सोचो कि तुम्हें मिताली को मनाना है, अब उसे मनाओ, बाकी घर वालों को समझाने की और आगे शादी की जिम्मेदारी हम लोगों की। हम सब मैनेज करवा लेंगे, पर मिताली को तुम्हें खुद ही मानना होगा। आनंद बोला। मैं उसे मना लूंगा आनंद, मैं उसे मना लूंगा। और जल्दी ही मना लूंगा। जानता हूं उसे अभी गुस्सा है, पर ज्यादा दिन तक मुझसे नाराज नहीं रह सकती। पर मैंने गलती की है, आज मैंने उसे हर्ट कर दिया है तो उसका नाराज होना तो बनता है। नितिन बोला। हाँ, और बस तुम उसे मना लो, बाकी घर में रिश्ते की बात हम कर लेंगे और सब लोगों को समझा भी देंगे। आज जो कुछ भी हुआ उसे यहीं पर खत्म करने के लिए। नंदिता बोली। थैंक यू सो मच आनंद, थैंक यू भाभी। नितिन बोली। रिश्ते कभी भी घमंड और ईगो से नहीं चलते। रिश्ते प्यार और समर्पण से चलते हैं। रूपाली चाची ने भी घमंड दिखाया, अपने ईगो के आगे कुछ नहीं देख पाए तो वही तुमने दिखाया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो सब कुछ चलता है। जरूरी नहीं है कि जहां भी रिश्ता हो वहां दोनों परिवार एक जैसे हो। दो परिवारों का आर्थिक स्तर अलग अलग हो सकता है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आपस में संबंध ना किया जाए। पर रूपाली चाची ने भी इस बात को नहीं समझा और आज तुमने उनकी बेइज्जती करके तुमने भी गलत कर दिया। पर अब तुम्हें समझ में आ गया है तो आगे सब ठीक हो जाएगा, इस बात की मुझे उम्मीद है। आनंद बोला। मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूं जो गलती रूपाली आंटी ने की वह मुझे नहीं करनी चाहिए थी। पर मैं भी वही गलती करके खुद को भी उनके ही लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। किसी को नीचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप भी उसके स्तर पर नीचे गिर जाओ। हम बड़कपन दिखाकर ही सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करा सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप भी उसी के स्तर पर नीचे गिर जाए। चाची को अपनी गलती का एहसास है और यह एहसास किसी और ने नहीं, मिताली ने ही कराया है, और मिताली के कारण उन्हें समझ में आया कि उन्होंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव करके गलत किया और आज वही गलती तुमने दोहरा दी। अगर मिताली तुम्हारे लिए गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वह अपनी माँ के लिए गलत कैसे बर्दाश्त कर सकती है। नतीजा उसे तो बुरा लगेगा ही ना। नंदू बोली। वह हर्ट हो गई है और शायद तुमसे बहुत ज्यादा नाराज भी। आनंद ने कहा। तुम चिंता मत करो आनंद, मैं उसे मना लूंगा। तुम बस घर में बाकी लोगों से बात कर लो और उन्हें मना लो, बाकी मैं खुद आऊंगा मॉम के साथ रिश्ता लेकर पूरे सम्मान के साथ, और फिर सबसे माफी मांग लूंगा, क्योंकि अगर हमने गलती की है तो माफी मांगने में कोई बुराई भी नहीं है। नितिन ने कहा। ठीक है, अब हम लोग घर जाते हैं और घर वालों से बात करते हैं, आनंद ने कहा, और फिर नंदिता के साथ वह भी घर निकल गया। आनंद का पूरा परिवार घर पहुंचा और मिताली सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया और वहीं पर टिककर बैठ गई और उसका रोना तेज हो गया। क्यों किया तुमने ऐसा नितिन, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे तो अभिमान था इस बात का कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई पैसे का रौब नहीं है। तुम्हारा साफ दिल और तुम्हारी सिंपलिसिटी ही मुझे पसंद आई थी और तुमने उसी को खत्म कर दिया। तुम भी बन गए और अमीर लोगों की तरह जो अपने पैसे के घमंड के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते। मिताली खुद से ही बोली। मैं मम्मी से नाराज थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मम्मी ने गलत किया और उन्होंने गलत किया भी था। उन्हें तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। गलत किया उन्होंने, पर तुमने क्या किया? तुम मम्मी से भी ज्यादा गलत हो गए हो आज। मम्मी तो एक माँ है और अपनी बच्ची के भले और फ्यूचर को सोचते हुए स्वार्थी हो गई और इसलिए तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर गई। पर तुमने तो जानकर उनके साथ गलत किया और प्लानिंग के साथ हम लोगों को घर बुलाया ताकि तुम मम्मी को बेइज्जत कर सको। मम्मी, क्या तुमने तो हमारे पूरे परिवार की इंसल्ट कर दी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे बहुत तकलीफ दे दी। नितिन बहुत हर्ट कर दिया। तुम तो ऐसे नहीं थे नितिन। फिर क्यों ऐसा कर दिया?
मिताली रोते हुए खुद से ही बोले जा रही थी। अब तक मैं इस इंतजार में थी कि तुम कभी तो आओगे, कभी तो मिलोगे मुझे, और फिर मैं तुमसे माफी मांगूंगी अपनी मम्मी की तरफ से और हमारे रिश्ते को एक और मौका देंगे हम। पर तुम मिले भी तो इस तरीके से। तुम्हारा एक अलग रूप देखा आज मैंने। इस नितिन को तो मैंने कभी चाहा ही नहीं था जो आज मुझे देखने को मिला है। और अब मैं किस तरीके से हमारे रिश्ते को दूसरा मौका दूं? किस तरीके से तुम्हारा साथ दूं? मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन इतनी बड़ी तकलीफ तुमने मुझे कैसे दे दी नितिन? हाउ कुड यू डू दिस अंबर? आई कांट बिलीव। तुमने तो दिल तोड़ दिया। मिताली खुद से बोली और फिर बिस्तर पर जा गिरी। नीचे हॉल में सब लोग बैठ गए। रूपाली की आंखें भरी हुई थी तो वही बाकी लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सब मेरी गलती के कारण हुआ है, मैंने अपनी बेटी की खुशियों को अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया। रूपाली बोली तो संध्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं रूपाली, ऐसा मत सोचो और कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, तुम अपने आप को दोष मत दो, संध्या बोली। शोभना जो कि घर पर ही थी और उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वह बस आश्चर्य से देख रही थी सबको। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह तो इस बात से खुश थी कि नितिन के घर आज मिताली का रिश्ता गया है और अब सब चीजें सही हो जाएंगी। रूपाली और संध्या को देख और सुन उन्हें समझना मुश्किल हो रहा था। वह बस आंखें बड़ी किए रूपाली और संध्या को देख रही थी। सब मेरे कारण ही हुआ है, मुझे ही अपने पैसे का अभिमान आ गया था। मैं ही अपने बच्चों की भाग्य विधाता बनने चली थी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं निमेश और मिताली को अपने हिसाब से रखूंगी, उनकी शादी बड़े घरों में कराऊंगी। और जब निमेश ने सिमन से शादी कर ली उसके बाद मेरा पूरा का पूरा फोकस मिताली पर हो गया और अब मुझे लगने लगा कि मेरी सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा मिताली करेंगी। अपने सारे सपने मिताली पर पूरे करूंगी। अब मैं उसकी किसी अच्छे घर में शादी करवाऊंगी और फिर सबको रौब दिखाऊंगी। रूपाली बोली तो अमृत और सूरज ने गहरी सांस ली। मैं ना ही तो नितिन की अच्छाइयों को देख पाई और ना ही मिताली के मन को समझ पाई और मुझसे गलती हो गई। नितिन को मैंने उसे दिन बहुत बेइज्जत किया, यहां तक कि उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। उससे पूछा भी नहीं उसके घर परिवार में कौन है कौन नहीं, ये कि वो किस परिवार से है। अगर मैंने उस दिन इतना घमंड नहीं दिखाया होता और नितिन से शांति से बात की होती तो शायद उसी दिन वो हमें बता देता कि वह सिंघानिया परिवार से है, तो बात इतनी नहीं बढ़ती। पर मैंने तो जानने की कोशिश ही नहीं की और न ही नितिन को समझने की भी कोशिश। मेरे मन में तो सिर्फ यह बैठ गया था कि वह एक नॉर्मल इंस्पेक्टर है और एक इंस्पेक्टर के साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी, और बस फिर मैंने सारी बात इसी हिसाब से की ताकि रिश्ता न हो। रूपाली दुखी होकर बोली। हो जाता है रूपाली, कई बार हम नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत है। कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें समझ में आ गया है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी है, अमृत ने कहा। पर अब गलती का एहसास होने से कोई फायदा नहीं है ना अमृत जी, अब तो सब बर्बाद हो गया। नितिन को वह बात बहुत बुरी लग गई, इतनी बुरी लग गई कि उसने देखा आज किस तरीके से किया। मैं आज भी उसकी गलती नहीं मान रही हूं। वह तो बच्चा है, जब मैं इतनी बड़ी होकर मैच्योर होकर गलती कर सकती हूं तो उसकी तो इतनी उम्र ही नहीं है। वो हर्ट हुआ था, चोट उसके आत्मसम्मान को लगी थी तो उसने बदले में वही किया जो मैंने किया, रूपाली बोली। सूरज ने अमृत को देखा और फिर रूपाली की तरफ देखा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया रूपाली, और तुम्हें समझ में आ गया कि नितिन ने यह सब क्यों किया है, हमारे लिए यही बड़ी बात है। बाकी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा और अगर चीजें बिगड़ते हैं तो सही भी हो जाती है। बस थोड़ा समय चाहिए होता है, इसलिए इस तरीके से पैनिक मत करो, सब सही हो जाएगा आगे जाकर, सूरज बोले। पता नहीं भाई साहब, सही होगा कि नहीं होगा, पर मुझे अब मिताली की बहुत परवाह होती है। मेरे कारण मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने तो निमेश के टाइम पर भी सिमरन को अपनाने से मना कर दिया था और आज मैं बहुत खुश हूं इसके डिसीजन से। सिमरन बहुत अच्छी लड़की है और मेरा निमेश उसके साथ बहुत खुश है। पता नहीं निमेश को देखकर भी मैं क्यों नहीं समझ पाई कि मुझे मिताली की खुशियों के बारे में सोचना है, कुछ और नहीं, रूपाली बोली। तुम मिताली की खुशियों के बारे में ही सोच रही थी।
बस तुम्हारा सोचने का और करने का तरीका गलत हो गया। बाकी और कुछ भी नहीं है और फिर अब सब सही हो जाएगा। हम पूरा परिवार मिलकर सब ठीक करने की कोशिश करेंगे, संध्या ने कहा। बस भाभी अब कैसे भी करके सब सही हो जाए, मुझे मेरी मिताली की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं चाहिए। जैसे ही घर के बाकी बच्चे सेटल हो गए हैं, वैसे ही मैं चाहती हूं कि मिताली भी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए। खुश रहे सिमरन और निमेश आज खुशी खुशी सिडनी गए हैं और उन दोनों को खुश देखकर मैं कितनी खुश हूं आपको बता नहीं सकती। आनंद अर्नव रूबी सब खुश है अपने घर में सिर्फ मेरी मिताली को छोड़कर और यह बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। बस कैसे भी करके मेरी मिताली की लाइफ में भी सब कुछ सही कर दीजिए आप लोग। रूपाली दुखी हो गई। सब सही हो जाएगा चाची, आप चिंता क्यों करते हैं। तभी पीछे से आनंद की आवाज आई तो सब ने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर नंदिता और आनंद खड़े हुए थे। हाँ चाची सब सही हो जाएगा, आप फिक्र करना बंद कर दीजिए, नंदिता ने अंदर आकर कहा और फिर वह लोग भी वही हॉल में बैठ गए।